नमस्कार। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। नमस्कार। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र के एक और नए लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा आपके साथ हर सैटरडे और संडे अलग अलग टॉपिक के द्वारा वास्तु और फेंग शुई के बारे में जो सही जानकारी है, या आपके अपने कोई क्वेश्चन हो या आपके कोई कंफ्यूजन हो, तो आपके परिवार के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में, वास्तु और शास्त्र और फेंग शुई से रिलेटेड पूरी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 की वजह से काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम कंटिन्यूस एवरी वीकेंड के दौरान चल रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको पहले से ही पता होता है। अगर आपके परिवारजन में से, अगर आपके दोस्तों में से किसी को उस वक्त उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप उस शो के बारे में उनको बता सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर बात करने की वजह से अगर आप ब्यूटी सैलून बिजनेस के साथ हो और आपकी कोई परेशानी हो, आप रियल एस्टेट बिजनेस के साथ और कोई परेशानी हो, तो अलग अलग टॉपिक के माध्यम से हम वास्तु की अवेयरनेस इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड वास्तु। कल हम आपके साथ संडे यूट्यूब के ऊपर सेम टाइम जोन के अनुसार, यूएसए के ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार 3 से 4:30 बजे बातचीत करने वाले हैं गैस स्टेशन बिजनेस एंड वास्तु, जिसको इंडिया में पेट्रोल पंप कहते हैं, इंडिया में अमेरिका में उसको गैस स्टेशन बिजनेस कहते हैं। हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग जो है वो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम यूएस, कनाडा के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं, तो ये जो गैस स्टेशन का बिजनेस है, वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर बिजनेस फ्रॉम द एशियन कम्युनिटी। रेस्टोरेंट बिजनेस, ब्यूटी सैलून बिजनेस, गैस स्टेशन बिजनेस, उससे रिलेटेड काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और एशियन कम्युनिटी के लिए काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी की आसानी से शुरुआत गैस स्टेशन से करते हैं और उसके बाद जाके वो अपने सब्जेक्ट को बदलते हैं। तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी टिप्स लेकर आने वाले हैं कि अगर आप फिलहाल गैस स्टेशन बिजनेस में हो, कोविड-19 की वजह से या कोई भी दूसरे रीज़न की वजह से आप बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर अगर आप नया गैस स्टेशन खरीदना चाहते हो या लीज करना चाहते हो, तो प्रायोरिटी वास्तुशास्त्र के माध्यम से आपके लिए क्या होनी चाहिए और किस तरह से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग बातें हम संडे यूट्यूब के शो में, लाइव शो में 3 से 4:30 बजे करने वाले हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है अपार्टमेंट बिल्डिंग, जिसको कुछ लोग इंडिया में फ्लैट कहते हैं। फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के रहने के लिए जो घर की व्यवस्था है, उसमें अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हो, एक ही तरह की हाई राइज बिल्डिंग हो और उसमें काफ़ी लोग हो, और जबकि किचन, बेडरूम, जो भी तरह के अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हो वो करीबन एक जैसा हो, तो इस तरह की व्यवस्था को फ्लैट सिस्टम बोलते हैं, या आप इसको अपार्टमेंट सिस्टम बोल सकते हो। यूएस में ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो नाम है वो ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में ज़्यादातर इसी स्ट्रक्चर को फ्लैट सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा जैसे दुबई है, रशिया है, मॉस्को है, काफ़ी अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में अभी लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए, कि वहाँ पे जो अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे वो आपको वेनिला बॉक्स यानी कि सिर्फ 4 वॉल दे देते हैं। उसके बाद आपको अंदर जाके कस्टम अपार्टमेंट जो बनाना है आप बनाओ। दुबई में मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले ऐसे कुछ प्रोजेक्ट को अभी कंप्लीट किया है। अभी कुछ और प्रोजेक्ट दूसरे कंट्री में चल रहे हैं, जिसमें दुबई के साथ साथ उसके आसपास के जो एरिया है, जैसे दुबई है, दुबई के बाहर अबू धाबी है, तो उस एरिया में ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। मॉस्को वगैरह में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। और अभी कुछ टाइम से न्यूयॉर्क के अंदर भी एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हम काम करें, उन्होंने भी सिमिलर कॉन्सेप्ट को रखा है। तो हम यहाँ पे 2 अलग अलग तरह से बात करेंगे। सबसे पहले ऐसा अपार्टमेंट, ऐसा फ्लैट जो रिस्ट्रिक्टेड है, उन्होंने जो दिया है वही फ्लोर प्लान आपको पसंद करना है। न्यूयॉर्क वगैरह में आपने सुना होगा कि वहाँ पे ये जो कोविड-19 वगैरह हुआ, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग की वजह से काफ़ी लोग जो थे बहुत परेशान हो गए, और काफ़ी लोग जो थे वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से अपनी फैमिली, परिवार से दूर होके उनको अपने अपार्टमेंट को छोड़ के वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। तो ये आपने सुना होगा।
अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी आप अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदते हो तो लोगों के दिमाग में दो तरह के वहम चलते हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में जब आप सोचते हो और वास्तु के साथ जब आप अपार्टमेंट बिल्डिंग को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात कि मेरे को कुछ फ्लोर प्लान लोगों ने भेजे हैं क्योंकि सबको पता था कि आज हम अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदने के लिए फ्लोर प्लान भेजे हैं। जिसका मतलब होता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग का नक्शा जो है वो कहाँ पे सिलेक्ट किया जाए। जो कंफ्यूजन है और जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ज़्यादातर लोगों ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिलेक्शन के लिए उनके जो दिमाग में जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे उन्होंने यही बात पूछी है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग सिलेक्शन की एंट्री जो होती है वो कहाँ से दी जाए। अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो फ्लोर प्लान होता है वहां से देखना चाहिए कि हम अपार्टमेंट के जो कॉमन एरिया होती है जहां से हम एंटर करते हैं वहां से देखना चाहिए। सिलेक्शन अपार्टमेंट बिल्डिंग का कैसे होना चाहिए, तो ये सवाल करीबन काफी लोगों ने पूछा है। मैं खुद न्यूयॉर्क में काम करती हूँ या जब कभी किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग को जाती हूँ तो भी लोग ज्यादातर यही बात को सोचते हैं कि वो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वॉशिंगटन डीसी में हो, वर्जीनिया में हो, तो अपार्टमेंट बिल्डिंग जो होता है वो लोग ये देखते हैं कि जो बिल्डिंग है वो साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए और वो जो पीछे का पार्किंग लॉट होता है वहां की एंट्री देखते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग में कई बार 3-4 दरवाजे होते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। ज्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग डाउनटाउन में आते हैं। डाउनटाउन में जो यंगस्टर होते हैं वो कई बार स्टूडेंट होते हैं या कई बार यंग पीपल जो होते हैं वो अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं तो वो अपार्टमेंट बिल्डिंग से करते हैं। कई बार जो सिंगल मदर होती है या कई बार लोग वहाँ पे रहकर अपना जो उस एरिया में डाउनटाउन में रहकर अगर उनको जॉब उनकी पास में है या ऐसा कुछ है तो वो ज़्यादातर प्रिफर करते हैं। लेकिन यंगस्टर के अंदर अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से यंगस्टर के लिए यूके का जो कॉन्सेप्ट है तो अपार्टमेंट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दे लव इट क्योंकि डाउनटाउन की जो लाइफ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। इंडिया में लोग अपार्टमेंट रहते हैं, बॉम्बे वगैरह के अंदर काफ़ी कंजेस्टेड एरिया होता है, काफ़ी लोगों के पास फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वो हाउस अफोर्ड नहीं करते हैं तो वो ज़्यादातर इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपार्टमेंट बिल्डिंग को पसंद करते हैं। कॉन्सेप्ट आपका कोई भी हो, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के दौरान जब कभी आप अपार्टमेंट या इंडिया का फ्लैट बैंगलोर में हो, चेन्नई में हो, इंडिया के किसी भी सिटी में हो, अमेरिका के किसी भी सिटी में हो, ऑरलैंडो में हो, न्यूयॉर्क में हो, शिकागो में हो, जब कभी आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग लेना हो और वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप रहते हो तो मैं आपको कुछ कॉमन बात बताती हूँ कि आपको उस अपार्टमेंट बिल्डिंग को सेकेंडरी देखना है। सेकेंडरी सबसे पहले आपको उस फ्लैट को या अपार्टमेंट को देखना है वो जिस फ्लोर पे भी जाता हो उस फ्लोर में उस अपार्टमेंट बिल्डिंग जो आपका खुद का होने वाला है या फिर आप जहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की डायरेक्शन क्या है वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करती है। अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु सिंगल फैमिली होम जिसको हम घर बोलते हैं, इंडिविजुअल घर, उससे बहुत ही अलग होता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए सबसे पहले देखा जाता है आपके खुद के अपार्टमेंट की एंट्री। सेकंड देखा जाता है उस अपार्टमेंट का नंबर जिस अपार्टमेंट को आपने लीज किया है या खरीदा है। तीसरा देखा जाता है कि अपार्टमेंट के कौन से फ्लोर पे आप खुद हो। अलग अलग फ्लोर पे रहने वाले अपार्टमेंट से अलग अलग तरह की इफेक्ट होती है। बहुत ही यूनिक बात, सिंगापुर वगैरह में मैं कंसल्टिंग यहाँ से ऑनलाइन प्रोवाइड करती हूँ। काफ़ी ऐसे अब्रॉड के कंट्री है जिसके अंदर लोग सिंगल फैमिली होम के बजाय अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं। उसके काफ़ी रीज़न है लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस अपार्टमेंट में आप अपनी फुल फैमिली के साथ अलग अलग फ्लोर पे रहते हो। अगर एक ही अपार्टमेंट में पूरा परिवार रहता है कोई बात नहीं,
लेकिन अगर आपका भाई जो है वो सेकंड फ्लोर पे रहता है या 33 फ्लोर पे रहता है और आप 60 फ्लोर पे रहते हो, आपके बहन जो है वो 45 फ्लोर पे रहती है, आप 20 फ्लोर पे रहते हो, तो डिपेंड करता है कि जो बिल्डिंग है वो कितना टॉल है। वो सबसे ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग है और उसमें आपके परिवार के और भी लोग रहते हैं, आपके दोस्त रहते हो, कोई बात नहीं। सो रिलेशनशिप के लोग, एक ही फैमिली के लोग, एक ही ब्रदर सिस्टर, एक्सटेंडेड फैमिली भी चलेगी, लेकिन अपने दोनों भाई या बहन भाई या कोई भी वेरी क्लोज टू फैमिली, आपके माता पिता नीचे रहते हैं, आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो। सो जो एकदम इमीडिएट फैमिली जिसको बोलते हैं, इमीडिएट फैमिली जो होती है वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से, अपार्टमेंट बिल्डिंग के वास्तु के हिसाब से, फ्लैट सिस्टम के वास्तु के हिसाब से, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रहते हो तो इमीडिएट फैमिली के लिए अलग अलग फ्लैट, अलग अलग अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में नहीं होने चाहिए। अगर एक बिल्डिंग में है तो उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव रिलेशनशिप में आएगा, और जो एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनका रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा कभी नहीं हो सकता। वो एक दूसरे के साथ उस अपार्टमेंट में जाने के बाद रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम उस व्यक्ति के साथ कभी दोबारा जिंदगी में रिश्ता ना बनाएं और वो रिलेशनशिप में सेपरेशन हो जाती है। छोटी छोटी बातें होती है जो रिश्ता बनाने में, फाइनेंस को आगे बढ़ाने में, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती है। आज पूरे प्रोग्राम के दौरान मैं आपके साथ सिर्फ फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए बात करने वाली हूँ। सो अपार्टमेंट बिल्डिंग का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए और अपार्टमेंट बिल्डिंग का कैलकुलेशन वास्तु कंसल्टेंट के माध्यम से कैसे होता है। अगर आपका अपार्टमेंट हाई राइज है, काफी बड़ा है, तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो भी नंबर के अपार्टमेंट बनते हो, हम अपने कैलकुलेशन के आसानी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है वो फिलहाल 80 फ्लोर तक का बना हो, यानी कि उसका जो हाईएस्ट फ्लोर पड़ता है वो 80th फ्लोर है, 80 नंबर का अपार्टमेंट टॉप पे पड़ता हो। इस तरह से हम उसको बिल्डिंग को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फिर उस बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर से लेकर, क्योंकि हमारे पास वो बिल्डिंग को जो है उसको 3 पार्ट में हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट बिल्डिंग का जो सेशन होता है ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। तो अगर आपका अपार्टमेंट 6 फ्लोर का है तो फिर हम 2, 2 और 2 डिवाइड करेंगे। अगर 80 फ्लोर का है तो हम उसी तरीके से उसको 40, 40 करके डिवाइड कर सकते हैं, 20, 20 करके डिवाइड कर सकते हैं, 30, 30 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी ऑड पड़ता हो या इवन नंबर पड़ता हो, जो भी आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग 3 जो भी साइज का बना हुआ पूरा बिल्डिंग हो, उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। अब जब 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, सो ऑलवेज फ्लोरिंग ग्राउंड लेवल से जो लोग रहते हैं वहां पे, यानी कि नीचे पार्किंग लॉट हो, सब कुछ हो, लेकिन 1 से लेकर 30th फ्लोर तक, 1 से लेकर 20 फ्लोर तक, 1 से लेकर 40 फ्लोर तक, जो ग्राउंड लेवल से जो लोग रहते हैं उन लोगों के ऊपर वास्तु शास्त्र के अनुसार जो इफेक्ट आएगा वो आएगा अर्थ एनर्जी का। तो उन लोगों के अपार्टमेंट के बाहर कोई टी जंक्शन पड़ता हो, उनके पास नहीं है क्योंकि उनका अपार्टमेंट तो अंदर है, लॉबी में गए, पैसेज में गए, ये टर्न लिया, वो टर्न लिया और उसके बाद उसका अपार्टमेंट है। उसके बावजूद भी उस अपार्टमेंट की विंडो के बाहर कोई टी जंक्शन पड़ता हो, उस अपार्टमेंट की विंडो के बाहर पुलिस स्टेशन पड़ता हो, उस अपार्टमेंट की विंडो के पीछे या उस अपार्टमेंट की बालकनी के पीछे या उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के किचन एरिया के पीछे जो भी विंडो बनी हो, बेडरूम की विंडो, कोई ग्रेवयार्ड पड़ता हो, तो जो लोग उस बिल्डिंग को, अगर ये मेरा सेलफोन है, अगर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मान लो कि ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हाई राइज बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको अपने 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 फ्लोर 2 फ्लोर 2 फ्लोर। तो इस कंडीशन में जो नीचे वाले ग्राउंड लेवल से जो फ्लैट्स बने होंगे, ग्राउंड लेवल से जो अपार्टमेंट्स बने होंगे, उन लोगों को उस बिल्डिंग के बाहर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जो भी रोड की सिचुएशन है उसका इफेक्ट होगा। उस बिल्डिंग के बाहर के एरिया में इंटरसेक्शन पड़ता हो और उसकी अपार्टमेंट पड़ी हो, रोड लेवल अनइवन होता और उसकी बिल्डिंग हो, तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव उसको होगा। अगर उसका बेडरूम, उसका किचन, उस व्यक्ति का लिविंग रूम, उसका लॉन्ड्री रूम जो भी विंडो को फोकस करता है और उसकी विंडो के बाहर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के दौरान जो भी तरह का वास्तु दोष है,
वहां पे रहने वाले परिवारजनों को उसका इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड लेवल से जो कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग बने हैं उन लोगों के ऊपर अर्थ का, यानी कि अर्थ एलिमेंट का इफेक्ट, अर्थ एलिमेंट का वास्तु दोष जिसको शब्द हम यूज करते हैं, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब सेकंड फ्लोर पे रहने वाले लोगों की बात करते हैं। सेकंड फ्लोर पे बात जो लोग रह रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट 25% या 50% इफेक्ट जो है वो अर्थ का होगा, लेकिन 50% नहीं होगा। 50% उनको होगा कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट, जिसको चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक फोर्स और कॉस्मिक एनर्जी, जो उस तरह की एनर्जी जो ऊपर के लेवल पे होती है। जैसे आपने गूगल देखा होगा, आप कभी भी मैग्नेटिक कंपास घर खरीदने के लिए जाते हो तो आपको दो नॉर्थ दिखता है। एक होता है ट्रू नॉर्थ जो अर्थ लेवल के साथ इफेक्ट होता है, दूसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ जो ऊपर से खाली एनर्जी और डायरेक्शन को देखता है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके ऊपर उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग के बीच वाले एरिया में फ्लो कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं। और जो सबसे टॉप फ्लोर पे लोग रहेंगे उनके ऊपर सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट होगा, चाहे उस बिल्डिंग के नीचे के दरवाजे में इंटरसेक्शन पड़ती हो, पीछे ग्रेवयार्ड पड़ता हो, पीछे पुलिस स्टेशन पड़ता हो, वो बिल्डिंग के ऊपर नीचे जो भी तरह की एनर्जी, वो बिल्डिंग जहाँ पे खड़ा है उसके बाहर का जो भी वास्तु दोष हो, सबसे टॉप फ्लोर पे रहने वाले लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं। दे डोंट केयर, वो एकदम ठीक है। अब ये बिल्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड होगा कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वो हम कैसे समझेंगे? तो हमें ये देखना है कि अगर कभी भी आप अपार्टमेंट बिल्डिंग ऐसा बाय करते हो जिसमें उसके फ्लोर मोर देन 15 हो, 15 फ्लोर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग हो, और वो बिल्डिंग 60 फ्लोर तक हो, 70 फ्लोर तक हो, 80 फ्लोर तक हो, कमर्शियल बिल्डिंग आपने बाय की हो, ह्यूस्टन वगैरह में, टेक्सास वगैरह में मेरे काफी ऐसे क्लाइंट है जिनका हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में ऑफिस व्यवस्था है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग के ऑफिस वगैरह होते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ घर के लोगों के लिए बात करेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग हो तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं हो, 28 फ्लोर तक है या 22 फ्लोर तक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। लेकिन वो बिल्डिंग इतनी भी बड़ी नहीं, सिर्फ 2 अपार्टमेंट बने हैं, लाइक अ टाउन हो, 3 अपार्टमेंट है, 6 अपार्टमेंट, छोटी सी बिल्डिंग हो, ऐसा बहुत ही कम केस में होता है। लेकिन मान लो कि अगर 6 फ्लोर तक हो, उन लोगों को कॉस्मिक एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको खाली ग्राउंड लेवल की सारी चीज कैलकुलेट होगी। तो अगर आपका अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा हाइट वाला है तो आपके ऊपर कॉस्मिक एनर्जी के लेयर का इफेक्ट होगा। इसीलिए वास्तु कंसल्टेंट शुरू से मौका मिलता है, और अगर आप हमें बताते हो कि मैं इस हाई राइज बिल्डिंग में अपना ऑफिस कौन से फ्लोर पे लूं, मैं इस हाई राइज बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट फ्लैट कौन से फ्लोर पे लूं, तो हम सबसे पहले आपके लिए सिलेक्शन करते हैं फ्लोर लेवल का। सो फ्लोर लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिल्डिंग की दिशा, बाहर की चीजें, उससे कोई लेना नहीं, फ्लोर लेवल कौन से फ्लोर पे आप हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया में आप देखेंगे काफी कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग होती है। एक वर्जीनिया में बड़ा पॉपुलर बिल्डिंग है, जो लोग वर्जीनिया में रहते हैं वो मेरी बात सुनते ही इशारे से समझ जाएंगे, जो ज्यादा हिल पे है, और वो बिल्डिंग पूरा कभी भी रेंटल नहीं होता है, खाली रहता है। जो भी ऑफिस वाले वहां पे आते हैं, लॉस करते हैं, चले जाते हैं। और उसके आजू बाजू में राइट लेफ्ट बिल्डिंग में आपको ऑफिस लेने के लिए, लीजिंग के लिए जगह नहीं मिलती है। तो कुछ बातें ऐसी होती है, लोगों को लगता है ऐसा क्यों है, उसके पीछे बहुत रीजन है। जो आपकी बिल्डिंग खड़ी है उस बिल्डिंग का एलिवेशन ग्लास का है, कौन से मटेरियल का है, तो उस बिल्डिंग का एलिवेशन लेआउट से उस बिल्डिंग को एक कैटेगराइज दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, उसकी एक पहचान बनाई जाती है। इंडिया में तो हमने देखा है कि सारे सीमेंट कंक्रीट के पूरे बिल्डिंग होती हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड के वास्तु के बारे में बात करते हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे ग्लास लुक के लुक ज्यादा होते हैं, अलग अलग मटेरियल के वो बिल्डिंग बने होते हैं, उसके एलिवेशन में बाहर वुड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अभी जो कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग बना रहे हैं, मैं खुद कंटेम्प्रेरी की पर्सन हूँ, तो हम जो बना रहे हैं उसके अंदर हम मेटल और ग्लास का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब कभी आप बिल्डिंग के एलिवेशन को देखते हो, उससे आपका बिल्डिंग एक कैटेगराइज किया जाता है कि किस तरह के बिल्डिंग की इसकी उपमा दी जाएगी, उसका नाम दिया जाएगा कि इसके ऊपर उस तरह के एलिमेंट का इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं कुछ टाइम पहले ऑरलैंडो के अंदर एक डाउनटाउन एरिया के अंदर एक ऑफिस बिल्डिंग को डिजाइन कर रही थी, जो करीबन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह था, लेकिन जिसमें सारे ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, सारी चीजें। तो बाहर के एलिवेशन के लिए
वास्तु के हिसाब से हमने रिपोर्ट बना के स्ट्रिक्टली उनको बोला कि ऐसे ही मेटल का ग्लास रहेगा, यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल होगा, पूरी बिल्डिंग का लुक ऐसे रहेंगे, इसका कलर ऐसा रहेगा और उसके ऊपर इस तरह से अमेरिकन फ्लैग को लगाया जाएगा। अपार्टमेंट बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग का वास्तु घरों के वास्तु से बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप इंडिया में हो और अगर आपका घर बॉम्बे में है, आपका घर शिकागो में है, बैंगलोर में है, कहीं भी किसी भी कंट्री में पड़ता हो, अगर आपको कस्टम अपार्टमेंट इनसाइड जाके बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कोई देता है तो वो आसान वास्तु हो जाता है, क्योंकि आपने फ्लोर पसंद करना है और अपने लिए दिशा पसंद करनी है और फिर अंदर जाने के बाद हम आप किचन, बेडरूम, बाथरूम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मेरे जितने भी दुबई के क्लाइंट है सबके लिए कस्टम होम है, तो मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ, अंदर का सारा डिजाइन करती हूँ। मेरी उनकी हेल्प रहती है खाली फ्लोर सिलेक्शन तक, और जो दिशा का मेरे को उसके लिए घर बनाने का है, इनसाइड जो मुझे रखनी है उसके हिसाब से मैं उसकी डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम ऐसे लोगों के लिए बात करते हैं कि इनके पास ऐसी चॉइस नहीं है, कस्टमाइज अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने की चॉइस नहीं है, बन चुका है सब कुछ या फिर बना हुआ है और लेना है। आज सुबह में मैंने एक ईमेल रिसीव किया था, जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला था कि जब आप मेरे बारे में बात करते हो तो कुछ बातें उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए दी थी मुझे, मैं उस बात की उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करती हूँ। मैं आपको खाली फ्लोर प्लान समझाती हूँ अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए। जैसे आपका अपार्टमेंट है और ये आपका फ्लोर प्लान बना हुआ है और इसी में से आपको सिलेक्ट करना है, और आपके नीचे दूसरे का किचन है, दूसरे के लिए तीसरे का किचन है, आपका बाथरूम है, उसके पीछे ऊपर का बाथरूम है, उसके पीछे ऊपर का बाथरूम है, इस तरह की व्यवस्था है। जब 1989 में मैं इंडिया से काम करते हुए, अमेरिका तो मैं बाद में पहुंची, मैंने शुरुआत इंडिया से की थी, तब जब हम बॉम्बे वगैरह में घर लेते थे तब हमें वहां पे अपार्टमेंट बिल्डिंग वास्तु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती थी ऊपर हवा में बनी हुई, यानी कि टॉप फ्लोर पे बनी हुई पानी की वाटर टैंक, क्योंकि वहां पे पानी को प्रेशर करके ऊपर डालना पड़ता है। तो इंडिया में जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है बहुत पुराने हैं, उनके पास ये इश्यू आती है कि जो ओवरहेड टैंक आप उसको बोल सकते हो, जिसमें पानी भरा होता है जिससे हर अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले लोगों को पानी मिले, तो ओवरहेड टैंक की पोजीशन, ओवरहेड टैंक जो है वो आपके अपार्टमेंट के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये बात बहुत पुरानी होगी। अभी जो लेटेस्ट घर है इंडिया में अपार्टमेंट जो बने हैं, अभी वास्तु के लिए वहां पे बिल्डर कॉन्शियस हो गए, तो वो क्या करते हैं कि जो सीढ़ियां होती है उसके ऊपर जाके वो ओवरहेड टैंक को बना देते हैं, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आज भी मेरा ये वास्तु लिविंग का प्रोग्राम जो भी लोग सुन रहे हैं और उनका अपार्टमेंट जो है वो 1989 से पहले या 1980 के आसपास बना हुआ है, उनको ये समस्या आएगी। हो सकता है कि उसके फ्लैट के ऊपर पानी का ओवरहेड टैंक पड़ता हो। दूसरी बात मैं बता दूं, इंडिया के अलावा बाकी के सारे कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो हमें ओवरहेड टैंक कभी होती नहीं, बनानी नहीं पड़ती, बहुत रेयर केस में होती है। तो ओवरहेड टैंक का जो वास्तु है वो ऐसा है कि पानी आपके टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट वाले बिल्डिंग पे जो बंदा रहता है उसको ऊपर जो भी टेरेस पे बना हुआ है वो सारी चीज़ों का इफेक्ट आएगा। अमेरिका में इफेक्ट होता है, वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में इफेक्ट होता है, वो है कई बार अपार्टमेंट बिल्डिंग में सोलर सिस्टम होती है। तो सोलर सिस्टम अगर आपके टेरेस के ऊपर या आपके बिल्कुल ही फ्लैट के ऊपर बनी हुई हो तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। उसके इफेक्ट, उसका एग्रीवेशन, उसकी एनर्जी, क्योंकि वहां पे हायर एनर्जी हो जाती है, वो फायर एलिमेंट का काम करती है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। अगर आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग का एलिवेशन में पिरामिड बने हुए हैं और आपके बिल्डिंग के छत के ऊपर उसने बहुत सारे पिरामिड बना रखे हैं, तो उसका इफेक्ट टॉप फ्लोर पे रहने वाले सारे लोगों के ऊपर आएगा। अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है कि कौन से दिशा का अपार्टमेंट आपके लिए सही होना चाहिए। अपार्टमेंट बिल्डिंग में ज्यादातर वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं, जिगजैग होता है, कभी बालकनी इधर निकलेगी, कभी ये कोना यहाँ कट गया, कभी कोई चीज यहाँ पे बनी है। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग के वास्तु के अंदर एक चीज कॉमन जो वास्तु कंसल्टेंट को मिलती है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है, वो है जिगजैग कॉर्नर। कोई कॉर्नर कटता है, कोई कॉर्नर बढ़ता है, लेकिन उसके अपार्टमेंट का वास्तु ही कुछ ऐसा है कि हम उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई भी तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं, फिर भी आप उसको कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए आज बताने वाली हूँ। ओवरहेड टैंक आपके सर पे नहीं पड़ता, कोई कॉर्नर जो कटते हैं वो हम स्ट्रक्चर के अनुसार फिक्स कर सकते हैं इनसाइड आके, कंस्ट्रक्शन में अंदर आने के बाद। अब हम बात करते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग का दरवाजा।
तो जो व्यक्ति का वास्तु उस व्यक्ति को अपार्टमेंट खरीदने के लिए करना है, आज अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पे मुझे एक लेडी ने मैसेज किया था कि मेरी बेटी ऑरलैंडो में है, आप सब देख रहे होंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन उसमें बनी हुई है। उन्होंने मैसेज किया था कि वो ऑरलैंडो में मेरी बेटी है और उसको अपार्टमेंट बिल्डिंग लेना है। तो जब कभी आप अपार्टमेंट बिल्डिंग अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हो तो आपको उस व्यक्ति के लिए उसकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उस अपार्टमेंट बिल्डिंग को आपको खरीदना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हो, काफ़ी सारे लोग अपार्टमेंट लेके उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे रेंट कर देते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी एरिया है उसमें आसपास जो बच्चे पढ़ते हैं उसके जो डोम होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दिए जाते हैं। और वहाँ पे मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट है कि किसी के पास 50 अपार्टमेंट बिल्डिंग है, किसी के पास 25 अपार्टमेंट बिल्डिंग है, बट दे हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देन दे हैव अ डिफरेंट वास्तु, बिकॉज नोबडी वांट्स टू, कोई परिवारजन वहाँ पे नहीं रहने वाला। आपको उस अपार्टमेंट से पैसा बनाना है, अर्निंग मनी। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि कैसे आपके पैसे बनते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कॉमन दिशा बता सकती हूँ, वो होती है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और अकेला ईस्ट। ये सारे ऑप्शन है जिसमें अपार्टमेंट पैसा बनाता ही रहता है। तो वो आपके लिए इन्वेंट्री बन जाती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये सारे दिशाओं के अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जब आप अपनी रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हो तो वो आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन ये बात इन्वेस्टर के लिए चल रही है। कोई परिवार रहने वहां पे जाता है तो लोगों को लगता है कि मैं नॉर्थ का अपार्टमेंट लूँ या ईस्ट का अपार्टमेंट लूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से आपको लाइव शो के माध्यम से व्यक्ति दर व्यक्ति के अलावा नहीं दे सकती। लेकिन कॉमन लोग सोचते हैं कि खाली नॉर्थ का अच्छा है या ईस्ट का ले लो, गलत मान्यता है, कभी मत लो। हो सकता है आपके लिए कोई और दिशा अच्छी हो। अगर आपकी बेटी वहां पे अकेली रहती है, आपको उसकी शादी की समस्या है, अगर उसका डिवोर्स हो चुका है, दोबारा आप शादी करवाना चाहते हो और आपने उस बेटी को अपार्टमेंट बिल्डिंग टेम्पररी उसकी जॉब पड़ोस में इसलिए लेकर दिया है, तो आपको उस लड़की का या उस लड़के का लॉन्ग टर्म वास्तु नहीं देखना है। अगर आप उस बच्चे का अपार्टमेंट 2020 में ले रहे हो, 2021 में ले रहे हो, तो आपको ये देखना है कि ये बेटी की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार और उस 2020 के अनुसार ये बच्चा यहाँ पे 2 साल रहेगा, ये हस्बैंड वाइफ पूरा परिवार यहाँ पे 2 साल रहेगा। तो आपको वहाँ पे वैसा अपार्टमेंट सिलेक्ट करना है कि जो भी 2 साल तक वो वहाँ पे रहती है तब तक उसको परेशानी ना हो। बहुत समझने लायक बात है, लोग वास्तु को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। उनको लगता है कंपास उठाओ, नॉर्थ का घर ले लो, बात खत्म हो गई। बहुत गलत सोचते हैं। मंदिर घर में प्रिस्ट वहां पे पूजा। 2 दिन पहले मुझे एक लेडी ने फोन किया, न्यूजर्सी से थी। उसने कहा कि मेरे फ्रेंड्स के घर में वास्तु हवन था, एक प्रीस्ट आए थे। तो मैंने उनको पूछा कि मैं कौन सा घर ले लूं, तो प्रीस्ट ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का घर ले लो भाई। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट का घर ढूंढना शुरू कर दिया और मेरे पास ये ऑप्शन है। अब उनको मेरा नंबर कैसे मिला, ये इंटरेस्टिंग बात है। मेरे कोई एक और क्लाइंट दूसरे घर देख रहे थे, वही घर देखने के लिए ये भी पहुंच गए। तो दोनों साथ में बातें करने लग गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये नॉर्थ वेस्ट का घर है, मेरे को प्रीस्ट ने बोला है कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट का घर लेना है। तो मेरे जो क्लाइंट ऑलरेडी थे उन्होंने कहा रियली, मुझे तो पल्लवी ने ये घर लेने के लिए हाँ बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि आई थिंक सो, आप बुरा मत मानो लेकिन गलत सोच रहे हो, पल्लवी को एक बार कॉल करो। उन्होंने मुझे कॉल किया। तो पहले ही सवाल मैंने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट का घर लेना, ये आपको बताया किसने, हाउ डू यू नो अबाउट कि नॉर्थ ईस्ट इज गुड फॉर यू। तो उसने कहा एक मेहमान आए थे और दोस्त के घर गए थे और प्रीस्ट ने बताया। इस तरह की मान्यता से आप अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु कभी नहीं करना। हो सकता है आपके लिए नॉर्थ अच्छा हो सकता है आपके लिए साउथ ईस्ट अच्छा हो सकता है आपके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा और हो सकता है ना भी हो। सो एवरी पर्सन हैव इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। ये कॉमन वास्तु की बातें हैं। बहुत साल पुराने ऐसी बात थी जब बहुत टाइम पहले हम विलेज में रहते थे और हमारे पास एक घर था, हमारे आसपास में करीबन 3 एकड़ से ज्यादा जगह रहती थी। हमारे पास वेल हुआ करता था, यूटिलिटी का पानी नहीं आता था, सीवर सिस्टम नहीं था। और उस तरह के घर चेन्नई में, केरला में, गोवा में, इंडिया में, यूएस में भी बहुत साल पुराने काउंटी और सिटी सिस्टम है, विलेजेस है जहाँ पे लोग रहते हैं और विलेज की लाइफ जीते हैं। तो उस चीज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अपार्टमेंट बिल्डिंग कोजी सिचुएशन में होता है, हम एक दूसरे के पास में होते, बहुत ही नजदीक में होते। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द अपार्टमेंट बिल्डिंग, यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। अगर आप अकेले रहते हो तो फिर होने वाले फ्यूचर के पति का डायरेक्शन चार्ट नहीं देखना है, अभी अपना ही देखना है ताकि शादी अच्छे से हो जाए, जॉब बनी रहे। अगर वो अपार्टमेंट टेम्पररी नहीं है और लॉन्ग टर्म है,
आपने सोचा है कि 5 साल रहना है, तो आपको ये देखना है कि फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप शादी के बारे में सोचते हो तो मैं ऐसी लड़कियों के लिए ऐसा अपार्टमेंट लेती हूँ जो उसके रिलेशनशिप कॉर्नर के साथ बिलोंग करता हो, और वहाँ पे जाने के बाद उसको अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए और शादी करके वहाँ से वो चली जाए। लेकिन ऐसा अपार्टमेंट कभी नहीं देखना है कि वहाँ पे वो लड़की गई और शादी प्रोग्राम तो बहुत डिले हो गया और वो आगे नहीं बढ़ी और उधर से उसकी लाइफ फ्रोजन सिचुएशन में आ गई। तो जो अनमैरिड लड़कियां हैं या फिर दोबारा शादी करने के लिए सोच रही है अपनी लाइफ और दोबारा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, अनमैरिड नहीं है लेकिन डिवोर्सी और दोबारा शादी करने के लिए सोच रही है, तो ऐसी लड़कियों के लिए कभी भी अपनी जिंदगी में कॉमन वास्तु शास्त्र के अनुसार, वैसे मैं बातें व्यक्ति दर व्यक्ति बताती हूँ क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन ये लाइव शो चल रहा है कॉमन व्यक्ति के अनुसार साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 3 दिशा के अंदर बने हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग का दरवाजा, कॉमन बात चल रही, नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। साउथ वेस्ट और अगर उसका बेडरूम वेस्ट में पड़ता हो, वेस्ट का दरवाजा और अगर उसका बेडरूम साउथ वेस्ट में पड़ता हो, तो साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की एंट्री या साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में उस बच्ची का कमरा बना हुआ हो, तो शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ों की प्रॉब्लम उस अपार्टमेंट में जाने के बाद कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। सो ये दिशा के बेडरूम या इस दिशा के डोर दोनों को अवॉइड करना है। बेडरूम को अवॉइड करना बहुत आसान होता है, 2-3 कमरे होते हैं, हम उस रूम को छोड़ के दूसरी दिशा के कमरे में सो सकते हैं, लेकिन डोर को अवॉइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि अपार्टमेंट है, समटाइम्स यू हैव वन एक्सेस। कुछ दिनों पहले मैंने एक कंसल्टिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग का किया था, उनके पास 3 दरवाजे बने थे, तो हमने एक डोर बंद कर दिया और जो उसके लिए काम का दरवाजा था वो ओपन कर दिया। तो अगर आपके पास 2-3 एक्सेस है तो आपके लिए आसान है, आप अपने लिए सही दरवाजा सिलेक्ट कर सकते हो। अब अपार्टमेंट बिल्डिंग और फ्लैट सिस्टम में रहने वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु की सेकंड टिप्स, जैसे ही आप दरवाजा ओपन करते हो और सामने एलिवेटर पड़ता हो, जिसको आप इंडिया में लिफ्ट बोलते हो, जैसे ही दरवाजा खोला सामने लिफ्ट पड़ती हो, जैसे ही दरवाजा खोला सामने एलिवेटर पड़ता हो, उस तरह के फ्लैट और अपार्टमेंट बिल्डिंग को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर है तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। सेकेंड बात, जैसे ही आपने दरवाजा खोला और कॉमन यूटिलिटी रूम हर फ्लोर पे होता है, अगर आप अपार्टमेंट खरीदोगे तो पीने के पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कई बार वहां से आने वाले गैस सिस्टम के लिए, टॉयलेट का जो सीवेज सिस्टम होता है, जो 1980 से पहले अपार्टमेंट बिल्डिंग बॉम्बे में बनी थी, वहां पे बीच में शाफ्ट हुआ करता था, सारी पाइप्स लगी हुई थी, वहां पे एक छोटा सा ओपन कॉर्नर था ताकि कभी कोई चीज खराब हो जाती है तो आदमी उस शाफ्ट में जाके, उसको शाफ्ट बोलते हैं, जो स्पेस होती है जिसमें सारी यूटिलिटी थी और वो लोग उसको रिपेयर कर सकते थे, पहले ऐसा बनता था। बट अब वो बहुत ही ओल्ड सिस्टम हो गई, बहुत पुराने सिस्टम हो गई। अब क्या हो गया कि हर फ्लोर पे आपकी यहाँ पे लिफ्ट है और हर फ्लोर पे एक कॉमन रूम होगा, वो उसका दरवाजा बंद होगा, लॉक एंड की होगा, जो आपको जानकारी नहीं है बट आपको पूछना है कि जो ये मैं अपार्टमेंट ले रही हूँ और मेरे सामने ये जो दरवाजा पड़ता है, मेरे सामने ये जो रूम पड़ता है, ये किस चीज का है। अगर ये यूटिलिटी रूम है और आपके पैरेलल टू डोर आता है तो आपको उसको नहीं लेना है। दूसरी बात, आपका ये अपार्टमेंट है और आपके पैरेलल नेक्स्ट वॉल पे वो यूटिलिटी रूम है और उसके बाद किसी और का अपार्टमेंट है बट वो आपके क्लोज टू है, आपकी एक ही वॉल है उसकी और आपकी, तो वो अपार्टमेंट का सिलेक्शन आपको नहीं करना है। अपार्टमेंट बिल्डिंग और फ्लैट सिस्टम में रहने वाले लोगों को बार बार जॉब छूट जाती हो और बार बार अगर ऐसा लगता हो कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आता है तो घूम के अपार्टमेंट को देखो कि अपार्टमेंट के क्लोज उस फ्लोर पे क्या है, इधर उधर नहीं जाना, खाली अपना फ्लोर देखना है। एलिवेटर कहाँ है, सीढ़ियां कहाँ है, सीढ़ियों के बाहर एग्जिट स्टेप पे नीचे उतर के जाने का दरवाजा आप ही की बिल्डिंग को वॉल टच करके है कि नहीं, यहाँ पे आपका अपार्टमेंट है और ये वॉल है और यहीं से बैक में से सीढ़ियां उतर के जाती है कि नहीं। अपार्टमेंट बिल्डिंग और फ्लैट सिस्टम में कॉमन डंपस्टर सिस्टम होती है। डंपस्टर आपको पता होगा जहाँ पे हम अपना कचरा डालते हैं, तो हर फ्लोर पे जाने के बाद एक ऐसी जगह बनी होती है जिससे वहां पे जाके आप उस कमरे में गए, ओपन किया, अपना कचरा डाला और आपने उसको बंद कर दिया। सो जब कभी आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग या फ्लैट को खरीदना है तो अमेरिका या वर्ल्ड के किसी और कंट्री के हिसाब से यू हैव टू ट्राई, आपको कोशिश करनी है कि वो डंपस्टर की दीवार और आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग की दीवार एक ना हो, उसे 2 कदम इधर चले जाओ, उसे 2 कदम उधर चले जाओ, बट नॉट क्लोज टू। अपोजिट बात, आपका अपार्टमेंट उस
स्ट्रीट के उस पैसेज के उस लॉबी के अपोजिट है और आपके पैरेलल टू सामने की दिशा में डंपस्टर का दरवाजा पड़ता है, आपके पैरेलल टू सामने की दिशा में लिफ्ट एलिवेटर पड़ता है, ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है और आपके पैरेलल टू सामने की दिशा में एग्जिट डोर पड़ता है सीढ़ियों से उतरने का, इमरजेंसी सीढ़ियां बोल सकते हो आप उसको, लेकिन ये आपका अपार्टमेंट का दरवाजा उसके पैरेलल टू सामने पड़ता है। तो इन 3 सिचुएशन में आपके डोर के सामने बनी हुई एलिवेटर, इमरजेंसी स्टेयरकेस और एनी काइंड ऑफ डंपस्टर और एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी रूम जिसको बोलते हैं उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसका बुरा प्रभाव एक या दूसरे तरीके से आपके ऊपर होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा? तो सपोज आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग साउथ में है तो ये सारी चीज सामने नॉर्थ में पड़ेगी, तो नॉर्थ के दिशा से साउथ के और जो इफेक्ट होते हैं उस कंट्रोवर्सी एलिमेंट के लिए उसका उपाय किया जाता है। अगर आपका दरवाजा वेस्ट का है तो ये सारी चीज ईस्ट में पड़ेगी, अगर आपका दरवाजा साउथ का है या नॉर्थ का है तो ये सारी चीज साउथ में जाएगी। तो आपकी डोर और सामने की दिशा में ये सारे जो भी वास्तु दोष है वो कौन से दिशा के साथ बिलोंग करते हैं, उस दिशा के वास्तु दोष की रेमेडी होती है, उस डंपस्टर की रेमेडी नहीं करनी है अगर पैसेज में और लॉबी में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। कॉमन अपार्टमेंट बिल्डिंग में मैंने एक वास्तु दोष देखा है मिरर का। ज्यादातर लोग अपने अपार्टमेंट में जाते हैं तो फ्लैट अपार्टमेंट सिस्टम के अंदर एक कॉमन एंट्री होती है कि उनका जो दरवाजा होते हैं वो जैसे ही खुलता है तो या तो वो डोर एंटी क्लॉक होता है या क्लॉक होता है, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने वाले जिंदगी में नहीं सोचते हैं कि ये दरवाजा क्लॉकवाइज में बनाओ। और डबल डोर बहुत ही रेयर केस में होता है। कुछ दिनों पहले मैंने बहुत ही एक्सक्लूसिव लग्जरी अपार्टमेंट बॉम्बे में वहाँ पे बनाए थे, जुहू के ऊपर मेरे क्लाइंट का बना हुआ था और वहाँ पे हमें ऑप्शन था, लेकिन वहाँ पे स्पेशलाइजेशन ये था कि ईच फ्लोर पे एक ही व्यक्ति का रहना था, एक फ्लोर पे एक बंदा और कोई नहीं। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो वहां पे डबल डोर बनते हैं, हम जो मर्जी कर सकते हो। इसके अलावा ज्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग का मेन डोर एंटी क्लॉक होता है, जैसे ही आपने खोला वो अपोजिट दिशा में खुलेगा। क्लॉकवाइज भी हो सकता है इफ यू आर लकी। तो आपको ये देखना है कि आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग का डोर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक है, वो आप आसानी से फिक्स कर सकते हो। मैं आपको आइडिया देती हूँ। अगर आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग का दरवाजा एंटी क्लॉक है, आप बॉम्बे में रहते हो, बहुत सालों से रहते हो, मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं। हम उस अपार्टमेंट डोर के आगे एक कई बार इंडिया में जिसको सिंपल हिंदी में बोलते हैं कि सेकंड डोर बनाते हैं, जो जाली होती है, ग्रिल होती है, जहां से आप लोगों को देख सकते हो, और सेफ्टी डोर बोल सकते हो उसको सिंपल लैंग्वेज में। तो हम अपने मेन डोर के आगे जो सेफ्टी डोर बनाते हैं वो किसी भी मेटल का क्यों ना, उसको क्लॉकवाइज करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका मेन डोर जो है वो एंटी क्लॉक है, लेकिन हमने जो सेफ्टी डोर डाला उसकी एंट्री हम सेम दिशा में नहीं रखेंगे, उसको हम क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो बिना कंस्ट्रक्शन चेंजेस ये सिंपल रेमेडी है। अगर आपको सेफ्टी डोर चाहिए तो, अगर आपको सेफ्टी डोर की जरूरत नहीं है तो फिर हमें एंटी क्लॉक डोर की रेमेडी करनी पड़ती है। और अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को वास्तु शास्त्र के लिए किसी भी दिशा का दरवाजा, कोई चीज पता हो या ना पता हो, मैं कोई भी चीज ना पता हो, मैं कॉमन टिप्स देती हूँ। मिरर को नियर बाय डोर में कभी भी डेकोर नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिरर रेमेडी नियर बाय द डोर एरिया। मेन डोर के आजू बाजू में जैसे ही घुसते हो, जगह छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, मिरर यूज नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े फिलहाल बहुत ज्यादा चल रहे हैं और किसी भी वजह से इतना सा भी स्ट्रेस आपको हो, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस का रीजन कुछ भी हो, लेकिन कॉमन टिप्स, अपार्ट बिल्डिंग में रहने वाले लोग या अपार्टमेंट बिल्डिंग में खरीदने वाले लोगों को अपने घर के इंटीरियर में नियर बाय द मेन डोर एरिया कोई भी तरह का वाटरफॉल, पानी का डेकोरेशन, वाटर एलिमेंट डेकोरेशन, एक्वेरियम का डेकोरेशन कभी भी लाइफ में नहीं करना है। छोटी टिप्स है, बहुत ही काम की है। एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट नियर बाय द डोर किसी भी कीमत पे नहीं करना है, चाहे कोई भी फ्लोर पे आप रहते हैं या कोई भी तरह के कंट्री में आपका फ्लैट या अपार्टमेंट बिल्डिंग बना हो। फिलहाल परेशान हो, किसी वजह से आप टेंशन से चल रहे हो, कोविड-19 हो या कुछ भी बनता हो, बिजनेस में लॉस होता हो, और अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो तो आपको मेन डोर के बाहर या मेन डोर के अंदर नेचुरल प्लांट नहीं रखना है,
क्योंकि लोगों को लगता है पल्लवी ने पानी का बोला, बट ये तो प्लांट है, ये तो पौधा है। बॉम्बे के लोग, पूना के लोग बहुत ही जिंदा दिल है, बहुत ही मूडी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। दे लव टू डू लैंडस्केप। तो इतना ज्यादा लैंडस्केपिंग, आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाओगे, डोरबेल लगाओगे, उससे पहले ही बाहर आपको प्लांटेशन दिखाई देगा, गमले दिखाई देंगे। जैसे घर के अंदर घुसे, मनी प्लांट दीवार पे चढ़ी दिखाई देगी, अलग अलग तरह के पौधे बहुत सारे राइट लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देंगे। सो मनी प्लांट, एनी काइंड ऑफ नेचुरल प्लांट, एनी काइंड ऑफ लैंडस्केपिंग, आपका अपार्टमेंट शुरू हुआ उसके बाहर और उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वो भी वाटर डेकोरेशन का काम करता है, क्योंकि वो रियल है। आर्टिफिशियल में जो मर्जी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रियल नहीं होना चाहिए। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेचुरल लैंडस्केपिंग नियर बाय द डोर एरिया। फिर बालकनी में जाओ, बालकनी में दिशा सही पड़ती हो और वहां पे आप नेचुरल लैंडस्केपिंग करना चाहते हो, आप दिल से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दरवाजा सही दिशा का हो, दरवाजा ईस्ट दिशा का हो, दरवाजा नॉर्थ ईस्ट का हो, दरवाजा किसी भी डायरेक्शन का हो। अपार्टमेंट बिल्डिंग के मुंह जो होते हैं वो बंद इनसाइड लॉबी में होते हैं, बंद कोरियाडोर में होते हैं, जिसको आप पैसेज बोल सकते हो, लॉबी बोल सकते हो, कोरियाडोर बोल सकते हो। तो ऐसे लोगों को अपने आप की एनर्जी को अपने घर में आने देने के लिए, मैक्सिमम ऊर्जा को, मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी को घर में प्रवेश करने के लिए उसको एक एक्सेस देना पड़ता है। और उस एनर्जी को अपने घर में खींचने के लिए, उस एनर्जी को अपने घर में वेलकम करने के लिए आपको अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग का मेन डोर जो होता है वहां पे पानी, वाटरफॉल, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, कोई भी तरह का मिरर और कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट नहीं रखने हैं। नहीं तो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में पॉजिटिव एनर्जी एंट्री जो मेन डोर से है वो कम हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी एनर्जी लेस हो जाएगी। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी, बट हम बालकनी में कर सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो, किसी भी फ्लोर पे रहते हो और आपकी जो बालकनी है वो ईस्ट की हो, नॉर्थ की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, साउथ ईस्ट की हो और साउथ की हो, तो वैसे सारे लोग अपने घर की, अपनी अपार्टमेंट की, अपनी फ्लैट की बालकनी में जाके लैंडस्केप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग की बालकनी साउथ वेस्ट की हो, वेस्ट की हो, नॉर्थ वेस्ट की हो, तो ऐसे लोगों के लिए उस तरह की बालकनी में, जितनी दिशाएं मैंने अभी आपको बताई है, कॉमन बात बता रही हूँ, आप कोई भी डायरेक्शन चार्ट के साथ बिलोंग करते हो डजेंट मैटर, लेकिन ऐसे डायरेक्शन चार्ट वाले लोगों को इस तरह की बालकनी के अंदर नेचुरल लैंडस्केपिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो मर्जी करो, लेकिन नेचुरल लैंडस्केपिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात एशियन लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम से रहते हैं और हमने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में तोड़ा फोड़ करी, कंस्ट्रक्शन चेंजेस किया और हमने खुद का अपार्टमेंट बदल दिया। बाकी सबके किचन एक लाइन में, बाकी सबका बाथरूम एक लाइन में, लेकिन हमने बदल दिया क्योंकि आपने वास्तु किया, आपको किसी ने बताया कि ईशान कोने में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता था, तो आपने वो टॉयलेट को खींचा, निकाला और उसको बाहर फेंक दिया और उस जगह को क्लीन कर दिया। सो नाउ यू हैव एम्प्टी स्पेस, वहां पे वो खाली जगह है, WC निकाल के हमने फेंक दिया। वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी कंट्री में, लेकिन फिर हमने वहां पे जाके भगवान का मंदिर लगा दिया क्योंकि वास्तु कहता है। तो इस तरह की व्यवस्था गलत है। जब कभी आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो, जब कभी आप फ्लैट में रहते हो, आपने गूगल में पढ़ा, आपने इधर उधर की बातों में पढ़ा और जो अपने घर में बदलाव किए, चेंजेस किए, पोजीशन को रखा, तो उस वक्त ये बात को ध्यान में रखना है कि जो चीज आप कर रहे हो उसमें आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 15 फ्लोर वाले लोगों ने क्या रखा है। अगर 15 फ्लोर तक सब लोगों ने बाथरूम बनाया है, पाउडर रूम बनाया है, सबके टॉयलेट पड़ते हैं और आपने अपना टॉयलेट निकाल के वहां पे जाके मंदिर रख दिया, तो इस तरह के चेंजेस, करेक्शन अच्छे साबित नहीं होंगे, बहुत बुरे साबित होंगे और आपके लिए वो चीज वास्तुदोष की निशानी बन जाएगा। ये बात सिर्फ भगवान के मंदिर के लिए नहीं है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातों के लिए है। पहली बात, आपके लिए भगवान का मंदिर, पूजा घर, हम सिर्फ इंडिविजुअल फ्लोर पे चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू फोकस कि ऊपर तक क्या है, पूरा चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात, किचन व्यवस्था, अगर सारे लोगों के किचन नहीं है लेकिन हमने तोड़ के वहां पे किचन डाल दिया, कर सकते हो। कब कर सकते हो पता है? जब आप टॉप फ्लोर पे रहते हो। मैंने खुद इंडिया के अंदर जाके ये
अपने इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने के लिए, जितने टाइम तक मैं अहमदाबाद गुजरात में थी, तो मैंने अपने लिए खुद के लिए टेम्पररी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखा था। तो उस वक्त अपार्टमेंट बिल्डिंग सिर्फ 4 फ्लोर का था, तो नीचे वाले सारे लोगों के सब अलग थे, बट हमारे पास टॉप फ्लोर और पेंट हाउस था। तो वहां पे जाके किचन तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो पॉसिबल है क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। सो सपोज इफ यू हैव अ टेरेस फ्लैट, जिसको टेरेस फ्लैट बोलते हैं इंडिया में, सपोज इफ यू हैव पेंट हाउस या टॉप फ्लोर, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके नीचे जो भी लोग रहते हैं, वो अगर अपने फ्लोर पे जाके किचन बदल देते हैं और उसके ऊपर वाले सभी लोगों के बाथरूम पड़ते हो या कुछ और पड़ता हो, तो उसको किचन तोड़ के बदलने से पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल ओवर बिल्डिंग में क्या है, और वो समझ के वो करेक्शन करने पड़ेंगे। अगर उसने खाली अपने फ्लोर का करेक्शन कर दिया और उसको लगेगा कि मैंने अपने घर में वास्तु अप्लाई कर दिया, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, साइकोलॉजिकल आपको लगेगा, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं आएगा। सो जब कभी अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु करते हो तो आपको देखना है कि आपको अपने फ्लोर पे करेक्शन है, ऊपर नीचे सब क्या हो रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज के ज़माने में मैं कस्टम फ्लोर बना रही हूँ अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले लोगों के लिए। कंस्ट्रक्शन में बहुत बदलाव आ गए, तो सेम थिंग फॉर कस्टमाइज अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले लोगों के लिए, कि अगर आप कस्टम फ्लोर बना रहे हो और आपने अपने फ्लोर की व्यवस्था की है, तो आपको ये देखना है कि कॉमन यूटिलिटी के हिसाब से उन लोगों ने पानी कनेक्शन, सीवर कनेक्शन कहाँ पे दिया है, ताकि बाकी सब लोग जो अपना बाथरूम वगैरह घुमाएंगे, बाकी सब किचन बनाएंगे, बिकॉज इट्स अ कस्टम, तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इसीलिए फ्लैट और अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले लोगों के लिए मैं सिंपल टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप डिप्रेशन में हो, शादी करना चाहते हो, करियर प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हो, मेहरबानी करके 2 साल के लिए लो या किसी भी चीज के लिए, ट्राई टू गो ऑन टॉप फ्लोर, सबसे ज्यादा ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, ताकि जितना नीचे वाले फ्लोर पे जाओगे, 60 फ्लोर की अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी और 40 फ्लोर पे आप हो, 20 फ्लोर पे आप हो, 22वें फ्लोर पे आप हो, 22nd फ्लोर पे आप हो, तो उस पूरी बिल्डिंग का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। वैसे ही मुसीबत दुनिया में कम नहीं है, हमें और क्यों ज्यादा बढ़ाना। सो कोशिश करनी चाहिए कि ट्राई टू गो ऑन टॉप फ्लोर। जितना आदमी ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है, उतना उसको कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जितना आदमी नीचे वाले फ्लोर पे जाता है, उतना ही उसको ग्राउंड लेवल की चीजों का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है, हमें सबको एक नाभि दी है जो एग्जैक्टली हम कोई भी हाइट के हो, 5 फुट 6 फीट 6 फुट 5 फुट 3 इंच, लेकिन नाभि तो सेंटर में होती है। तो हमारे पैरों का जो हिस्सा होता है वो हमेशा जमीन से जुड़ा होता है, और पैरों की समझदारी कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। पैरों की समझदारी कौन कंट्रोल करता है? आप, आपकी बैकबोन। आप डिसाइड करते हो कि कितना चलना है, एक्सरसाइज करनी है, कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ का कंट्रोल किसके पास है? सिर्फ ब्रेन के पास। सो शरीर के ऊपर का हिस्सा होता है जो कॉस्मिक एनर्जी का, जो मैग्नेटिक फोर्स का हिस्सा होता है, जो बुद्धि का हिस्सा है, जो समझदारी का हिस्सा है, वो पूरी ऊपर का टॉप फ्लोर, ऊपर की बुद्धि हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को कंट्रोल करती है। और इससे हम सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी हमारी बुद्धिमत्ता से, जो भी हम माता पिता से नहीं कि आपके पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और आप बन गए, उसमें आपने कोई नया काम नहीं किया, बट आप खुद क्या हो वो ये डिसाइड करता है। और ये कॉस्मिक लेयर का सबसे टॉप फ्लोर का हिस्सा है। जब यहाँ पे सब कुछ खाली है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, तो आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सो ट्राई टू सिलेक्ट टॉप फ्लोर। अगर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो ट्राई टू सिलेक्ट मिडिल फ्लोर के ऊपर भी टॉप फ्लोर। लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं है और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो अपने घर का वास्तु तुरंत देखो। सबसे पहले देखो कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट कॉमन टिप्स कोशिश करनी चाहिए, हमने अपने रिसर्च के दौरान देखा है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को अगर शुरू से मौका मिले तो ऑड नंबर के अपार्टमेंट बिल्डिंग को सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। यानी कि 35 फ्लोर, 37 फ्लोर, 25 फ्लोर, 27 फ्लोर, जिसमें 5 पड़ता हो और जिसमें 7 पड़ता हो, नंबर 5 या नंबर 7, इस तरह का अकेला नंबर हो, सिंगल डिजिट, यानी कि 7 नंबर का अपार्टमेंट, 5 नंबर का अपार्टमेंट, या फिर ऑड नंबर में जाओ, 15 नंबर या 17 नंबर। ऑड एंड इवन में जाइए, 25 नंबर या 27 नंबर, 35 नंबर, या बाद में आप जोड़िएगा अपने हिसाब से क्योंकि हमारा रह जाएगा। सो ऑड एंड इवन नंबर के अंदर यू हैव टू अवॉइड 5 and 7, एक अकेला या 2 के साथ हो। ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ नंबर 5 and नंबर 7 विथ ऑड नंबर।
सेकंड टिप्स सिंपल, अगर आप किसी मुश्किल पीरियड से निकल रहे हो और इफ यू लाइक द क्विक सॉल्यूशन, और ये जिंदगी भर का अपार्टमेंट नहीं है, बच्चों के साथ पति पत्नी के साथ नहीं रह रहे हो, आप अकेले हो, अकेली सिंगल मदर हो सकती है, सिंगल फादर हो सकता है, अकेली लड़की हो सकती है, स्टूडेंट अकेला लड़का हो सकता है, सो वन पर्सन। तो इस कंडीशन में भी सिंपल टिप्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुझे दिशा नहीं पता, कौन सी कंट्री में नहीं रहते हो वो नहीं पता, लेकिन किसी भी वजह से आप अकेले हो, सो यू आर लुकिंग समथिंग एल्स, आप अपनी लाइफ को मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, इस कंडीशन में ट्राई टू सिलेक्ट इवन नंबर। किसी भी कंट्री में आप रहते हो, मैं कॉमन टिप्स दे रही हूँ। अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई। फ्लोर लेवल से कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, इफ यू आर इन हाई राइज बिल्डिंग तो टॉप फ्लोर, डायरेक्शन के लॉबी पैसेज और सारी चीज़ों के लिए देखना चाहिए कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने क्या पड़ता है, उस कॉमन फ्लोर के ऊपर आपके सामने दरवाजे के सामने कुछ आता है कि नहीं, दरवाजे की इनसाइड स्ट्रक्चर के सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। आप सिर्फ अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग को कस्टमाइज चेंज करते हो तो वहाँ पे आपको इफेक्ट कैसे होना चाहिए, मतलब कि आपको अगर कस्टमाइज चेंजेस का मतलब होता है आप अपना किचन बदलो, बेडरूम बदलो, बाथरूम बदलो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे जो नया रिप्लेस कर रहे हो उसके ऊपर क्या है, उसके हिसाब से आपके ऊपर इफेक्ट चेंज हो सकता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग में लिमिटेशन बहुत होती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोते हैं तो उनके पास बड़ा सा बीम होता है। अमेरिका के अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक कॉमन बात होती है, ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग सी शेप में या तिरछे शेप में होते हैं, तो जो बेडरूम आप अपने लिए सिलेक्ट करने वाले हो वो किसी भी वजह से आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही है। लोग इंडिया से वास्तु करते हैं, रहते अमेरिका में, रहते न्यूजीलैंड में, वास्तु इंडिया से करवाते हैं, और ऐसे आदमी से वास्तु करवाते हैं जिसने जिंदगी में कभी अपनी कंट्री के बाहर निकल के कुछ देखा ही नहीं, उस आदमी से वास्तु करवाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, लेकिन वो वास्तु उसका उल्टा पड़ जाता है क्योंकि उस बंदे को उस बात का एहसास नहीं है कि वो कहाँ पे ले रहा है। सो ईच एंड एवरी कंट्री वाइज, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वाइज वास्तु के स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं, और वर्ल्ड वाइज जो आदमी काम करता है, ग्लोबली जो आदमी काम करता है, उसको ये पता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग मॉस्को में लिया जा रहा है या अपार्टमेंट बिल्डिंग सिंगापुर में लिया जा रहा है या दुबई में लिया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होती है दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग, और इसीलिए हर अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु मैग्नेटिक कंपास को देखने के लिए अलग अलग तरीके का होता है। इंडिया में आप जमीन के ऊपर मैग्नेटिक कंपास को रखकर वास्तु देख सकते हो, लेकिन वर्ल्ड के और किसी भी कंट्री में इस तरह से आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वाइज इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से जाती है, जिससे कंपास जो होता है वो घूम जाएगा और निडल घूम जाएगी। तो जब कभी आप किसी भी कंट्री में रहते हो लेकिन आप इंडिया से वास्तु करवाते हो तो वो आपके बेडरूम को सिलेक्ट करेंगे कि हाँ भैया आप शादीशुदा हो, साउथ वेस्ट में हो, सो जाओ। आपने मेरा प्रोग्राम देखा, चलो इंडिया की बात छोड़ देते हैं, अपनी बात पे आते हैं। आपने मेरा प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि लड़कियों की शादी नहीं होती है, नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चाहिए, पल्लवी ने वास्तु लाइव शो में बोला, लेकिन वो बच्ची अपार्टमेंट में रहती है और उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में वो नॉर्थ वेस्ट का कमरा है, लेकिन जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसका शेप ऐसा है कि वो तिरछा है, और उस बिटिया का रूम जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन तिकोना है, या फिर उसमें 5 कॉर्नर पड़ते हैं, या फिर उसमें 7 कोने पड़ते हैं। और जो बच्चे के लिए आप जिस दिशा जो मैंने अपने लाइव शो में बताई और आपने उसको सिलेक्ट करके दी, लेकिन वो रूम जो है वो ऑड इवन यानी कि प्रॉपर शेप में नहीं है, तो वो दशा आप उस बच्चे को नहीं दे सकते हो। सो वास्तु में छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। जब लोग इंडिया से अपना वास्तु कर लेते हैं तो उस बंदे ने आपको खाली दिशा सेलेक्ट करके देनी है, ही नेवर एवर फोकस किए कहाँ पे अपार्टमेंट है और उसका बिल्डिंग जिस कमरा उसको सजेस्ट कर रहा है वो शेप कैसा है। लेकिन हम इस लाइव शो में आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके रहो, कोई भी डायरेक्शन चार्ट के व्यक्ति हो और आपके लिए जो सही दशा हो उसमें वास्तु ऑप्शन है, उसमें 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। तो जब कभी आप अपने बच्चों के लिए कोई कमरा सिलेक्ट करो या खुद वहां पे जाके रहो और कोई भी बिल्डिंग के लिए कमरा सिलेक्ट करो और उस कमरे का शेप बहुत ही अजीब और गरीब शेप में जाता हो, टेढ़ा मेढ़ा जाता हो, तो उस तरह की दिशा सही होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। आज हमने पूरे प्रोग्राम के दौरान अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो इतनी भी कॉमन टिप्स थी, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं देखना है, आप अपने बच्चे को कमरा सिलेक्ट करके देते हो उसके बारे में नहीं सोचना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे दी। तो जब कभी आप प्रोग्राम सुनो, कोई चीज़ अप्लाई करो, अगर आप श्योर नहीं हो, थोड़े से भी डाउट हो, प्लीज़ अप्लाई करने के पहले, बच्चों को सुनाने से पहले चैट मैसेज में आओ,
पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में सोचो, पूछो और उसके बाद आप उसको सजेशन देना। लेकिन अगर कोई चीज़ परफेक्ट हो और आपने पूरा प्रोग्राम सुना, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने सब्सक्राइब किया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, सुन ली और आपको लगता है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं मैं श्योर हूँ इस बात में, उसके बाद अपने बच्चे के लिए कोई सजेशन दो, उसके बाद अपने दोस्त या बहन को सजेशन दो। सो व्हेनेवर यू आर कॉन्फिडेंट कि आप जो उसको सलाह दे रहे वो सही हो, वो समझने के बाद आप सजेस्ट हो। हल्का सा भी डाउट हो, आप लाइव चैट में आके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मेरे पास आज 2-3 क्वेश्चन है जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के हैं। एक क्लाइंट है जिनका नाम है मिस पद्मा। तो मिस पद्मा के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, हम उससे शुरू करेंगे। आज मैं लाइव चैट के बजाय उनसे शुरू करती हूँ। पद्मा जी ने अपने घर के लोगों के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ दी है। पद्मा जी ने बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोली थी, इसीलिए पद्मा जी मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि मैं सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ, सिर्फ नाम बोलती हूँ पद्मा, क्योंकि ये बात आपने बताई थी कि आप ये बोल सकते हो। और उन्होंने हमें एक फ्लोर प्लान भेजा है इस तरह का, और जो 2 व्यक्तियों का नाम और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वो उनका नहीं, किसी और लोग का है। और उनके लिए भी इंफॉर्मेशन दी थी कि आप इस व्यक्ति को ये नाम से पुकारो, हर चीज़ के नाम बदलने के लिए बोला है। इसको सयाली या जो भी बात है, आप समझ गए हो। पद्मा जी आपके बारे में बात चल रही है और इस नक्शे के बारे में बात चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंपास पद्मा जी ने दिया हुआ है। तो मैं ये बता दूं पद्मा जी, जो व्यक्ति आपने मेरे को दिए हैं इसमें, जो हस्बैंड वाइफ की इंफॉर्मेशन दी है, जिनका अगस्त महीने में बर्थडे आ रहा है, तो मैं उनको एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ। और मैं खाली ये बताती हूँ कि जो भी अगस्त महीने में बर्थडे हैं, आप समझ जाओगे पद्मा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनके लिए सबसे अच्छी दिशा पद्मा वेस्ट है। और जो वाइफ का दिया है वो बहुत ही, दोनों हस्बैंड वाइफ कंट्रोवर्सी डायरेक्शन चार्ट है। इसके लिए ये अपार्टमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में बेडरूम, घर की एंट्री जो है वो साउथ वेस्ट की पड़ती है पद्मा जी। इसके लिए जो बेडरूम की एंट्री है, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ पद्मा जी की बात। पद्मा जी ने जो एंट्री दी है वो, उसकी मेन एंट्री जो है वो साउथ वेस्ट की है। आप पूरा देख रहे हो कि नहीं? मैं अच्छा ठीक है। इसकी एंट्री जो है वो साउथ वेस्ट की है, उसका बेडरूम साउथ ईस्ट का है, किचन इसका नॉर्थ वेस्ट का है। पद्मा जी इतनी गलती है इस घर में, लिविंग रूम इसका सहज दशा में है और बाकी की सारी चीज सहज दशा में है। सो सपोज आई डोंट नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, लेकिन जो आपने बोला है करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लॉट ऑफ अदर स्टफ, ये क्या रहेगा वैसा क्या रहेगा, इतना बता दूं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग ये परिवार के लिए आइडियल नहीं है। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, लेना चाहते हो इसलिए सवाल पूछा था कि ले चुके हो तो फिर सारी रेमेडी करनी पड़ेगी। और अगर नहीं लिया है, खाली क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो अवॉइड इट, छोड़ दो उसको। दूसरा सवाल अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए ऑरलैंडो में मेरे जो अपने सुनीता जी, जो सुनीता भडाडा, लाइक लास्ट नेम इज, आई एम सॉरी अगर किसी वजह से प्रोनाउंसिएशन गलत हो सुनीता, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। लेकिन जो ऐश्वर्या की आपने मेरे को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी है और आपने लिखा है कि वो ऑरलैंडो में आपकी बेटी है और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग को लेना चाहती है, तो मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ कि आप उसके लिए नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट का अपार्टमेंट फिलहाल के कंडीशन में देख सकते हो, विद सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम में बताए गए। सो गुड लक फॉर ऐश्वर्या। अब हमारा टाइम शुरू होता है लाइव चैट मैसेज के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिलेक्शन से पहले या सिलेक्ट कर चुके हो, उसके दौरान अगर आपको कोई भी वास्तु दोष फील होता हो, तो वहाँ से मूव आउट करके भागने के बजाय अपार्टमेंट बिल्डिंग का वास्तु बिना किसी तोड़फोड़ वहाँ पे फिक्स हो सकता है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी लोगों की मेंटालिटी देखी है कि मैं इस घर से निकल के अपार्टमेंट लेती हूँ, अभी वास्तु नहीं करना, लेकिन जब मैं सिंगल फैमिली होम ले लूँगी तब मैं करूँगी। बहुत गलत सोचें। जहाँ पे रहोगे वहाँ पे फंस गए, वहाँ पे एंटर कर गए, वहाँ पे टाउन होम में दाखिल हो गए, तो उस जगह का वास्तु डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ोगे कि नहीं। तो अपार्टमेंट लो, टाउन होम लो, रेंटल लो या खुद का खरीदो, वास्तु सेम ही है। वो जहाँ पे जा रहे हो वो दशा सूट करेगी, तो हमारा वहाँ से आगे प्रोग्रेस डेफिनेटली होने वाला है। जहाँ पे दाखिल हुए किराए के या अपने घर के अंदर, वो अपार्टमेंट हो या टाउन होम हो, वो अगर गलत है तो हम आगे वाले घर में कभी नहीं बढ़ सकते। सो वास्तु वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपको कोई भी चीज़ नया खरीदना लेना, जहाँ से आपकी सोच शुरू होती है और वहीं से आपका काम शुरू होता है। करंट अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो और आपने प्रोग्राम सुना, आपको लगता है एलिवेटर सामने कोई भी तरह का वास्तु दोष है, तो सबसे पहले कलर के माध्यम से, रख रखाव के माध्यम से अपनी इनसाइड अपार्टमेंट की एनर्जी को एकदम पावरफुल कर दो और बाकी स्ट्रक्चरल जो मिस्टेक है
वो बिना किसी तोड़फोड़ में वहाँ से फिक्स कर सकती हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने अपार्टमेंट के बारे में ये देखा है कि हम तो अपार्टमेंट में है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब अपना घर लेंगे तो वास्तु अप्लाई करेंगे। जहाँ से आपको बात समझ में आनी शुरू होती है वहीं से वास्तु अप्लाई उसी दिन उसी सेकंड से शुरू हो जाता है। और हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ होने के पोटेंशियल डेफिनेटली होते हैं। इसीलिए अपार्टमेंट बिल्डिंग में लोग सुखी होते हैं, इसीलिए अपार्टमेंट बिल्डिंग में लोग दुखी भी हो सकते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग की लाइफ और सिंगल फैमिली होम, जिसको आप इंडिया में घर बोलते हो, टेनामेंट बोलते हो, वहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी के उतार चढ़ाव एक जैसे होते हैं। तो वास्तु के माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपार्टमेंट का वास्तु करते हो टाउन होम का। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ता है कि उस स्ट्रक्चर के अनुसार वास्तु कंसल्टेंट की जो टिप्स होती है, वास्तु कंसल्टेंट के सुझाव होते हैं, जो उपाय होते हैं, वो अलग अलग बदल जाते हैं। अगर आपको लैंडस्केपिंग में स्विमिंग पूल बनानी है अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर, या स्विमिंग पूल के अंदर आपका अपार्टमेंट बिल्डिंग बना हुआ है, आपने इंडिया में बहुत ही पॉपुलर एक बार भूकंप आया था जिसको आप अर्थक्वेक बोलते हो, तो आपने सुना होगा कि एक मानसी टावर था, उसके टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, पूरी बिल्डिंग गिर गई। एंड वो बहुत ही पॉपुलर केस बना था कि अपार्टमेंट बिल्डिंग गिर गया, अपार्टमेंट बिल्डिंग गिर गया। और सब लोग बोलते थे कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तब जितने भी क्वेश्चन थे, हाई राइज बिल्डिंग में, अर्थक्वेक में, अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर कई बार जो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मैं बता दूं कि कभी भी जिसके टॉप फ्लोर पे पूल हो, कभी भी जिसके टॉप फ्लोर पे पानी का टैंक बनता हो, और उस कंडीशन में अगर आपको ये लेने का मौका मिलता है पेंट हाउस, तो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पानी एक या दूसरे तरीके से आपको कहीं ना कहीं जाके मुश्किल कर सकता है। लेकिन सीढ़ियां बनी हुई हो और उसके ऊपर पानी हो, और वहां पे ओवरहेड टैंक 4 लेग्स बना के वहां पे बनाई हुई हो, और बाकी जितने अपार्टमेंट साथ में हो, जैसे कि आपका अपार्टमेंट है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक है और यहाँ से सीढ़ियां जाती है, एलिवेटर सब साइड में है, सारे बाकी के अपार्टमेंट साइड में है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उस अपार्टमेंट बिल्डिंग को ले सकते हो। लेकिन टॉप वाले फ्लोर पे किसी बंदे ने स्विमिंग पूल अपना बना दिया, स्पा बना दिया, और आपका पूरा फ्लोर नीचे पड़ता है, तो उसके नीचे रहने वाला जो भी 1 से 5 फ्लोर तक का बंदा है, उसके ऊपर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। सो पानी से रिलेटेड चीज़ों के स्ट्रक्चर को, वाटर टैंक सामने पड़ती है और वहाँ पे आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को, स्ट्रक्चर को खरीदने से पहले ध्यान में रखा जाता है। सो अभी हम शुरू करते हैं चैट मैसेज का सिलसिला। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मिस हारून जो कि इस प्रोग्राम के लाइव शो का हिस्सा बन चुके हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं, यूट्यूब पे भी होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, यूके मॉन है मिस हारून, और ये एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारी लंबी बातें हैं। Pallavi getting lost her job due to COVID-19. She was working in immigration on the airport. Okay, she is very chill with another job. She is single mom. Okay, and her name is Shanita Julian. Okay, Rodriguez. Okay, born in Bombay. Time birth is 22 and son's detail is Lucian Sanchez Fernandez. Okay, 62 1996, और बेटे का नाम है 20 जून 2002। ओके, और बॉम्बे में पैदा, बर्थ टाइम 22, यूके का है, और बेटा भी यूके में पैदा हुआ है, एंड बोर्न इन गोवा, लिव्स इन यूके। ओके, बॉम्बे में पैदा हुए, वो गोवा में पैदा हुए। ठीक है। सो क्वेश्चन आपका क्या है इन लोगों के लिए? मिस हारून, आपने ये दोनों लोगों की इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे दी है, मदर की और बेटे की, लेकिन क्वेश्चन नहीं बताया कि आपने सिर्फ ये लिखा है कि वो एयरपोर्ट पे काम करती है, उसका इमिग्रेशन, शी वॉज वर्किंग ऑन इमिग्रेशन ऑन द एयरपोर्ट, शी वॉज वरीड अबाउट, ओके, उसकी जॉब की और दूसरी जॉब की चिंता है। ठीक है, तो अब ये जानना चाहते हो मिस हारून अपने दोस्त के बारे में कि जो जूलियाना है, वो जूलियाना के लिए अभी जॉब और करियर का पीरियड कैसा है? मिस हारून, आप इस प्रोग्राम के लाइव शो का हिस्सा हो,
आप हमेशा देखती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपने फ्रेंड सर्कल, दोस्त में सब लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से हेल्प करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में एक आपको रिक्वेस्ट है कि उनको भी कहो, अगर पॉसिबल हो तो इस लाइव शो के दौरान वो भी आपके साथ चैट मैसेज में रहे। आप सवाल उनके बिहाफ पर पूछोगे चलेगा, लेकिन अब फॉलो क्वेश्चंस कई बार आते हैं। अब ये लेडी फिलहाल कहाँ पे रहती है वो चीज़ डिसाइड करेगी कि दूसरी जॉब में उसके लिए क्या होना चाहिए। लेकिन मैं कॉमन आपको बात बता सकती हूँ कि अभी से लेकर सितंबर 2020 की बात चल रही है, सितंबर तक का फिर भी पीरियड ठीक नहीं है। तो अभी बिना सोचे समझे करंट जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई मुसीबत ना हो, कोई फोर्सफुली फायर ना करने वाला हो, उनको जॉब से ना निकालने वाला हो, तो नो मैटर व्हाट, अच्छा लगे कि नहीं लगे, लेकिन 2020 के सितंबर तक उसको यहीं पे रहना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली सितंबर के बाद उसका पीरियड अच्छा आ रहा है, तो सितंबर के बाद अगर वो जॉब बदलती है या सितंबर के बाद जॉब ढूंढने निकलती है, या अभी जॉब मिल गई हो लेकिन सितंबर के बाद उस जॉब को ज्वाइन करती है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो फिलहाल का पीरियड अच्छा नहीं है, लेकिन सितंबर 2020 के बाद वो जॉब में बदलाव करेगी तो वो जॉब उसके लिए अच्छी रहेगी। अभी जहाँ पे है उससे मुझे लगता है कि समहाउ अभी ये लेडी का बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड है, तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान होगी। लेकिन 101% सितंबर के बाद उसके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड आ रहा है, तो जॉब में कुछ मुश्किल नहीं होगी। एक छोटी सी बात यहाँ पे मिसिंग है, मैं सारून दोबारा अपने दोस्तों के बारे में सवाल पूछो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दिए बेटे के बारे में, वो सब सही है, लेकिन वो पहले कौन से दिशा में रहती है वो अगर साथ में बताओगे कि ये दिशा का उसका घर है, तो फिर मुझे ये पता चलेगा कि ये जो सितंबर की अपॉर्चुनिटी वो सच में मिल जाएगी। अभी जो मैंने आपको बताया वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से बताया, जो उसके और उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन का कैलकुलेशन आपने मुझे यहाँ पे दिया। लेकिन अगर उसका घर साउथ वेस्ट का हो, वेस्ट का हो या नॉर्थ वेस्ट का हो, तो ये जो सितंबर की अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अदरवाइज सितंबर से टाइम अच्छा है, इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ये मैडम का रिलेशनशिप कॉर्नर बहुत ही कमज़ोर है, तो आगे चलने के बाद भी उनके लिए ये बातें बनी रहेगी कि रिलेशनशिप में उनका अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ भी और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। काफ़ी छोटी छोटी बातें उसके लिए, लेकिन अभी सिर्फ आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ आपको। सो गुड लक फॉर जूलियाना। विशाल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको प्रोग्राम में बता दूं कि जो लोग हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़ते हैं, उनमें से सब लोगों को जब हम 10 मिनट के लिए बातचीत करने का मौका देते हैं या अलग अलग एक आदमी को पूरा कंसल्टिंग फ्री देते हैं, उसमें लास्ट कंसल्टिंग हमने एक गौतम शाह करके व्यक्ति था दिया था, जो चैट मैसेज में नहीं थे, बट उनके बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे और उन्होंने एक क्लाइंट के रेफरेंस से आए थे और वो हमारे साथ ईमेल के माध्यम से थे, लेकिन उसको फिर भी हमने दिया था। और जो फ़ोन कॉल वाले थे उसमें से हम लोगों ने विशाल पटेल के साथ बात की थी, विशाल जी ने मेरे साथ बात की थी लास्ट वीक, और मेरे साथ एक और लेडी ने बात की थी जो जम्मू कश्मीर से बोलते हैं, एंड आई थिंक सो, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, लेकिन उनके साथ बात हुई थी, मेरे पास उनके मैसेजेस हैं। तो ये दोनों लोगों को हमने कंसल्टेशन दिया था और अभी भी बातचीत जारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ से बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो भी लोग यहाँ से इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ लाइव चैट मैसेज में जुड़ते हैं, उनको हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से हेल्प करें। और जो जम्मू कश्मीर वाली लेडी थी, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे, उनके परिवार के काफ़ी और लोग हैं जो उन्होंने मेरे को ये सारे इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे दिया। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी उनकी ओर से, और उन्होंने अपने बेडरूम को बदला, और उनकी छोटी बहन उसके साथ रहती थी, उसने प्रोग्राम सुन के ये डिसाइड किया कि वो भी राइट बेडरूम में अपनी बहन के साथ सो लें, ताकि उनको इस प्रोग्राम की ओर से लाइफ को मूव फॉरवर्ड होने में फ़ायदा हो सके। मैं दिल से आपको अप्रिसिएट करती हूँ कि मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ, आप मेरी बात सुनते हो और उसको अपने घर में अप्लाई करते हो। ज़्यादातर पेड सर्विस होती है, जब आपने किसी को कोई पेमेंट दिया है तब तो आपको करना ही करना है, बिकॉज यू डोंट हैव चॉइस, और आप अपने कई बार पेमेंट की वजह से काम करते हो, तो वो तो लोग करते ही हैं फॉलो। लेकिन आई एम ग्लैड कि वो लेडी ने जब मुझे जम्मू कश्मीर से कॉल किया और काफ़ी डिटेल में हमारी बातचीत हुई, और जिस दिन उसने प्रोग्राम सुना और उसको लगा कि वो साउथ के बेडरूम में सोती है, शादी ब्याह से उनके काफ़ी परेशानियां हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपने रूम को बदल दिया। उनकी छोटी बहन ने ये प्रोग्राम नहीं देखा था, बट उन्होंने अपनी बहन की बात सुन के फिर उनको बोला कि चलो मैं भी पल्लवी की बात को फॉलो करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जो भी ये 2 घंटे तक, ये 1 घंटा यहाँ का, इंस्टाग्राम का आधा घंटा, 1.5 घंटे का सैटरडे हम आपके साथ लाइव शो करते हैं, यूट्यूब पे हम आपके पास 1.5 घंटे का लाइव शो करते हैं, तो ये पूरी जो करीबन पूरे वीकेंड के दौरान मेरा आप ही के साथ चला जाता है। तो ये पूरी जो मेहनत है उसमें जब आप ये कहते हो कि हमने ये चेंजेस किए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
सो आई रियली अप्रिसिएट, जैसे आप मुझे अप्रिसिएशन देती हो, मैं भी आपको अप्रिसिएशन दे रही हूँ कि मैं सारून ने सिर्फ अपने बारे में सवाल नहीं पूछा, देखो उन्होंने अपनी इससे पहले भी किसी और दोस्त के बारे में पूछा था, आज किसी और के बारे में पूछा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी के लिए जितनी कोशिश हम करते हैं, आपकी ओर से भी हमें उम्मीद है कि आप भी अपने जान पहचान में अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इस लाइव शो के बारे में बताएं और इस लाइव शो के माध्यम से अपने दोस्तों को हमारे साथ जुड़ने का मौका दें। यूट्यूब के हमारी जो चैनल है उसमें जो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है वो कुछ महीने तक फ्री सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद वो पेड होने वाला है। सो जो भी आपके दोस्त परिवार के जो भी लोग हैं, उसमें से जितने लोग उसमें सब्सक्राइब करना अभी चाहते हो आप कर लो, बिकॉज दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम। एक बार आपका हो गया सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद नए आने वाले कोई भी चेंजेस में आपको दोबारा कोई भी पेड सर्विस में नहीं जाना है। सो यही मेरा पर्पज़ है कि आप इस शो के माध्यम से हम आपको मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सके। इसके बाद कुछ और लोग नए लोग जुड़े हैं। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी ने इस प्रोग्राम की प्रशंसा की है, थैंक यू वेरी मच विशाल। और आपने जो ये रोज़ के फ्लावर भेजे हैं ना, उसकी खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है विशाल जी। सुनीता जी हमारे साथ है। सुनीता जी ने थैंक यू फॉर द शो, ग्रेट। सुनीता जी ने अपनी बेटी के बारे में शायद हमें सवाल पूछा था, ऐश्वर्या के बारे में, जिसका जवाब हमने इस प्रोग्राम में उनको ऑलरेडी इससे पहले थोड़ी देर पहले दे दिया था। देवी प्रसाद साहू हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार देवी प्रसाद जी। सुनीता जी एक बार और क्वेश्चन लेकर आए हैं। November 3rd, 1968, ओके, उदयपुर कमल, ओके, Bilwara living in the home since, okay, San Diego we have north facing with the southwest extend, okay, on the first floor, in northeast is cut, वास्तु दोष। सुनीता जी जहाँ पे सैंडियागो में जिस घर में रहते हैं वहाँ पे साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ उनका जो है वो बिल्डिंग है, उनका घर है, और वहाँ पे रहने वाले लोग दो है, सुनीता खुद बाय सेल्फ और मिस्टर कमल। तो उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ दी है। क्वेश्चन ये है कि वास्तु दोष क्या है। सुनीता जी आपके केस में नॉर्थ ईस्ट कटी हुई बिल्डिंग जो है वो वास्तु दोष की निशानी बन जाएगी, क्योंकि मिस्टर कमल जो है उसके लिए वो बहुत ही लकी दिशा है, उसके करियर इनहांसमेंट की दिशा है। साउथ वेस्ट एक्सटेंशन आपके केस के अंदर रिलेशनशिप कॉर्नर के अंदर जो दिल से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, वो नहीं होगा। और जब किसी भी वजह से कोई भी व्यक्ति के लिए नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो उसके करियर अपॉर्चुनिटी की दिशा होती है, तब जो भी उसका ग्रोथ होता है, जो भी उसका प्रोग्रेस होता है, काम में जो स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ होता है या ऑल ओवर ग्रोथ, हर चीज़ पैसे के साथ जुड़ी नहीं होती है। लेकिन कई बार हम अपने बच्चों के साथ आगे होते हैं, हम एक घर से दो घर में चले गए, एक घर में जाने के बाद हमने 2-3 प्रॉपर्टी और खड़ी कर दी। कल मैंने यूके में एक कंसल्टिंग किया था, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि मैं यूके में 12 साल से हूँ एंड ये मेरा पहला घर है और अभी 12 साल में मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं। तो आप किसी भी कंट्री में रहते हो, यू हैव टू चेक योर ऑल ओवर ग्रोथ। आपको लगता है मेरी जॉब बहुत अच्छी है, खाना पीना चल रहा है, सब काम चल रहा है, कई बार ऐसा नहीं होता है। आपको अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप 12-15 साल से किसी कंट्री में हो और आपके पास अपनी जो प्रोग्रेस की बैलेंस शीट होती है ना, जो हमारे विकास की, जो हमारी सक्सेस की बैलेंस शीट होती है, वो आपको बनानी है। सैन डिएगो में गए, अमेरिका में गए, यूके में गए, इंडिया छोड़कर इतनी दूर तक गए और वहाँ पे जाने के बाद ऑल ओवर आपका प्रोग्रेस क्या है और आपकी बैलेंस शीट, आपकी सक्सेस की बैलेंस शीट डिसाइड करेगी कि आप वहाँ पे जाने के बाद स्ट्रगल कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। किसी भी कंट्री में जाओ, इंडिया में रहो, किसी भी अपने नेटिव प्लेस में रहो और वहाँ पे अपनी सक्सेस की बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट अगर ज़्यादा लंबी है आपका प्रोग्रेस है, कम है नहीं है। ईशान कॉर्नर कटा हुए घर में मिस्टर कमल की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसका ऑल ओवर प्रोग्रेस है ना सुनीता जी, वो स्लो होगा।
इट्स नॉट गुड फॉर हिम, इवन सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो। सो साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड रिलेशनशिप में डिस्प्यूट क्रिएट करने का काम करेगा, और नॉर्थ ईस्ट का कट जो होता है वो करियर में और आपके प्रोग्रेस में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 कदम पीछे रखेगा। हर चीज़ में स्ट्रगल, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलेगा सुनीता। तो अभी फ्लोर प्लान स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से आप उसका उपाय तुरंत ही कर सकते हो। अगर सिंगल फैमिली होम होगा तो ये इशू तो बहुत आसानी से फिक्स हो सकता है। मैं सैन डिएगो इससे पहले काफ़ी बार आ चुकी हूँ, मुझे वहाँ के स्ट्रक्चरल लेआउट के, वैसे मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना घूमती हूँ, मैं ग्लोबली जाती हूँ, अमेरिका का कोई भी ऐसा एक भी कोना नहीं है जहाँ पे मेरा क्लाइंट ना हो, यूके का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मेरा क्लाइंट ना हो, और अमेरिका का कोई भी स्टेट, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसके मेजोरिटी मेन जो सिटी होते हैं उसमें हमारे क्लाइंट्स ना हो। सो सैन डिएगो का स्ट्रक्चर हमें पता है सुनीता। उसके बाद रुचि जो है वो रुचि जी हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल जी एक बार और जुड़े हैं, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है। माय क्वेश्चन, कैन आई लर्निंग वास्तुशास्त्र? ओके, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द वास्तुशास्त्र। डेफिनेटली कर सकते हो विशाल। एक मैं बढ़िया बात बताऊं, विशाल की बात सुन के मेरे को ये बात दिमाग में आई। इससे पहले जब हमारा लाइव शो चलता था तब हमने किसी 3-4 लोगों को 10 मिनट के फोन कॉल के लिए सिलेक्ट किया था, उसमें से एक लेडी को सिलेक्ट किया था। उसने ऐसा ही सवाल पूछा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख चुकी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी सीख चुकी हूँ, मैं वास्तु सीख सकती हूँ। किसी भी चीज़ को सीखना अच्छी बात है, लेकिन वास्तु के हिसाब से जैसे ये डिसाइड होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप अच्छे लॉयर बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो या अच्छे बिजनेस बन सकते हो, वैसे ही डिसाइड होता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए, वास्तु कंसल्टेंट के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए आपकी डेट ऑफ का डायरेक्शन चार्ट, आप उस सब्जेक्ट को खाली सीख सकते हो कि ऐसे करियर अपना सकते हो। अगर आप ऐसे करियर अपना नहीं सकते हो तो सीखने के बाद आप सिर्फ अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं खुद प्रोफेशनली लॉयर हूँ, बट राइट नाउ आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। सो कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रोफेशन में आप हो, जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई तो मैंने लॉ की थी और पढ़ाई तो मैंने वास्तु की भी की थी, लेकिन लॉ उसके बाद भी कुछ नहीं किया। अमेरिका में लॉयर होना बहुत बड़ी बात होती है, बट आई एम वास्तु कंसल्टेंट, और वो उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्टफुल बात है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि विशाल के साथ मैंने थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही बात की थी, एंड प्लस उन्होंने अपनी नाम डेट ऑफ बर्थ दिया है। सो इतना मैं विशाल आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली सीख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस का आपका डायरेक्शन चार्ट नहीं है। सो यू आर नॉट लाइक, आप जानने के लिए किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास जो लोग सीखने आते हैं, मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि यू वांट टू पे, यू कैन पे इट, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यह कहती है कि आप सिर्फ अपना ही काम कर सकते हो तो भैया इतना ही सीखो जो आपके परिवार लोगों का है, और हम उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके लिए बिजनेस क्या अच्छा रहेगा, आपके लिए करियर क्या अच्छा रहेगा, आपका वास्तु, सिर्फ आपका वास्तु। विशाल के बारे में बात करो, विशाल पटेल एंड निशा पटेल का वास्तु, तो आपके लिए क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, ये लड़के या लड़की या हस्बैंड या वाइफ या बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो फिर हम उनको ऐसा सिखाते हैं जो आप हर किसी की हेल्प कर सको। सो सिखाने से मुझे ये बात इसकी याद आई कि आप कभी कोई चीज़ को सीखना चाहते हो, आपको पहले ये देखना है, जैसे आप कोई बिजनेस देना चाहते हो, गैस स्टेशन, ब्यूटी सलून, पहले देखते हो ना कि ये गैस स्टेशन मुझे सूट, ये बिजनेस मुझे सूट करता है कि नहीं। सेम थिंग फॉर वास्तु। नॉलेज तो हर चीज़ का अच्छा होता है, कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन जब आपको ये बात पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और जैसे जैसे सीखोगे खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। जिस लेडी को हमने कंसल्टिंग किया था वो बोले कि मैं आईटी में भी हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग भी करती हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखा। तो मैंने उसको बोला कि देख भैया, तो ये जो अपनी आईटी है उसी को पकड़ के रख, बाकी सब चीज़ों में इधर उधर घूमना शुरू कर मत कर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सब जगह पे घूमते जाओगे, दुनिया में हर चीज़ में प्रॉफिट होता है, लेकिन हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। तो कई बार आप सीखना चाहते हो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को, और आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है कि ये आपके लिए सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऐसा सीखो जो आपके लिए पूरी जिंदगी, उम्र भर, लाइफ टू डेथ काम में आ जाए। आपके घर परिवार के लोग फिक्स हो चुके हो तो उन सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, और अपने लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए, लाइफ टाइम आपके लिए दिशा क्या अच्छी रहेगी, लाइफ टाइम कितने बिजनेस में जाओगे, उम्र के हर पड़ाव के साथ लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। जस्ट लर्न अबाउट योर सेल्फ कि आपका वास्तु आपके लिए क्या कहता है। यहाँ पे हम टुकड़ों में इंफॉर्मेशन देते हैं। आप एक घर लेकर आए और आपने पूछा ये घर पल्लवी मेरे लिए कैसा रहेगा, 2 साल के बाद दूसरा घर आता है, बात बदल जाती है। उसके बजाय इफ यू वांट टू लर्न अबाउट योरसेल्फ कंप्लीटली, एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर फैमिली, ये भी एक सीखने का तरीका है।
सो गुड लक विशाल, बट डेफिनेटली कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि उस तरह का डायरेक्शन चार्ट नहीं है आपका। सो गुड लक। एक और क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है रुचि। रुचि रुचि नटवाल ही है जो, ओके ओके। सो रुचि ने लिखा 18/7/1982 12:15 PM। ओके, रितेश निवाटिया, ओके निवाटिया, ओके 8/1/1982 12:27 PM कोलकाता। आई थिंक सो रुचि और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है रितेश की, इससे पहले हमारे पास आ चुकी है। वो जो कमल अडवाणी, पता नहीं शायद माइट बी इट्स कनेक्टेड, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इससे पहले आ चुकी, इतना मेरे को थोड़ा सा याद है, फिर भी दोबारा देखते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि इट्स लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ लास्ट नेम, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कल्चर, तो कभी किसी के लास्ट नेम के प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो आई अपोलोजाइज, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है उसमें आपका पूरा नाम, आपकी जो लास्ट नेम जो होती है उसको सेकेंडरी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ उसको एक्यूरेट लिखा जाता है। लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है कि उनकी जो लास्ट नेम होती है या उनकी जो फर्स्ट नेम होती है वो उनके जो परिवार के परिवारजनों से चली आती है और उसके नाम के साथ उसको ज्वाइंट करके बोलते हैं। किसी भी चीज़ को एक साथ ज्वाइंट करके बोलो, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ रुचि पटेल, तो रुचि और पटेल बीच में हमने स्पेस डाल दी, देन वी डोंट नीड पटेल, वी जस्ट नीड रुचि और जो भी एक्सवाइजेड नाम हो। लेकिन कभी कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बिकॉज आई वर्क विद डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, तो कई बार काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है, मेरी बात जो सुन रहे हैं उनको पता है कि काफ़ी ऐसे लोगों के रिलीजन और कल्चर में ऐसा सिस्टम है कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ज्वाइंट हो जाती है। सो सपोज रुचि एंड पटेल एक इकट्ठी हो गई तो फिर वो पूरा देखा जाता है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है उसके हिसाब से उनके क्वेश्चन है कि वी आर प्लानिंग टू बाय कार। ओके, बड़ा अच्छा बात है, कार के कलर के बारे में पूछा है। जब कभी आप गाड़ी खरीदते हो तो वास्तु कंसल्टेंट के लिए दो बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। एक होता है फैमिली कार, जो घर के सारे लोगों के लिए चलती है, जो कोई भी चला सकता है, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, जो आएगा वो लेकर जा सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कार, अपनी गाड़ी एक ही व्यक्ति यूज करता है, कभी कभार ओकेशनली कोई जरूरत पड़े तो परिवार का कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है, एक्सेप्टेबल। लेकिन जॉब पे आना जाना, उनकी एक कार उनके लिए कंप्लीटली उनके अपने अकेले के यूज के लिए उनको डेडिकेट की जाती है, वो अपने लिए यूज करते हैं। यहाँ पे रुचि ने कार के लिए पूछा है। मैं आपको आगे चलने के बाद, लोहा जो होता है, मेटल, वो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। लोहे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसके कलर और उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसके नंबर। तो गाड़ी खरीदने के लिए हमें बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। मैं किसी दिन आपके लिए कोई भी तरह के पर्सनल यूज़ के लिए जो भी हम कार परचेज करते हैं, कल मैंने किसी क्लाइंट से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी गाड़ी का कलर मैं पेंट करके बदलवा देती हूँ, क्योंकि जब से गाड़ी ली है तब से हमें बहुत खर्च हो रहा है। तो गाड़ियों के लिए क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी तरह के बिजनेस के लिए अगर आप व्हीकल खरीदते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रकिंग बिजनेस वाले लोग ट्रक खरीदते हैं, घरों के लिए जो हम गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर पूरी फैमिली के लिए हो तो उसके क्या रूल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो तो क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आगे चल के हम इसी लाइव शो के माध्यम से एक बहुत अच्छा शो बनाएंगे और आपको उसमें बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे जो बात इन्होंने पूछी है कि वो जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसमें ये नहीं पता कि ये इसकी फैमिली कार है कि नहीं। तो रुचि, अगर आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो ये बात डेफिनेटली बताओ, कार इज फॉर पर्सनल यूज, लेकिन किसके पर्सनल यूज में? दो लोगों के नाम है रुचि, अगर ये आपके पर्सनल यूज में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात का है कि रुचि के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमें रितेश के लिए नहीं चाहिए,
और जो रितेश की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जो कलर्स कॉम्बिनेशन चाहिए वो रुचि के लिए नहीं चाहिए। तो दो लोगों के लिए अगर फैमिली कार हो तो वी आर डिफरेंट कैलकुलेशन। लेकिन मैं दोनों बातें बता देती हूँ ताकि आप अपने तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जिसके लिए भी लेनी हो अपने तरीके से सिलेक्ट कीजिए। रुचि, अगर आपको अपने लिए गाड़ी लेनी है तो आप मेटेलिक टोन की कार ले सकते हो जिसके अंदर कॉपर ब्राउन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रितेश के लिए गाड़ी लेनी है तो आप ऑल वाइट ले सकते हो। रितेश के लिए जो गाड़ियां हैं उसमें कोई भी ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं हो सकती। आप अपने लिए मेटेलिक ब्लैक भी ले सकते हो। और पूरी फैमिली के लिए कॉमन गाड़ी हो तो फिर आपको मैट फिनिश गाड़ी ही लेनी पड़ेगी, देन आपको ब्लैक कार नहीं ले सकते। लेकिन अगर अभी फिलहाल आपको अपने लिए लेनी है तो आप सिल्वर, कॉपर, ब्राउन, मेटेलिक टोन की गाड़ी रुचि अपने लिए ले सकते हो। मुझे नहीं पता करना क्या है, बट मैं रुचि के लिए बात आपको बता रही हूँ। सो गुड लक। उसके अलावा कुछ और, हरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच हरिंदर जी, आई अप्रिशिएट। वेलकम टू वास्तु लिविंग, आप हमेशा लाइव शो का हिस्सा होते हो। देवी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, वंडरफुल नॉलेज, थैंक्स लॉट। नमस्कार देवी प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन के लिए। साथ में उन्होंने अपना सवाल भी भेजा है कि आई एम देवी प्रसाद साहू, ओके, फ्रॉम Dhenkan district of Odisha, okay, India. My date of birth is 19/7/1983. 1983, okay. Time of birth 3:05 AM और इंडिया में पैदा हुए हैं। Letter or theme and colors is suitable for a business name and real direction, okay, with electrical repair shop and sitting position working. Can that letter be used for the multiple business? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा है देवी प्रसाद साहू ने। बिजनेस के लिए हम आपके लिए आपकी कॉर्पोरेशन कंपनी का जो लेटर हेड होता है, आपके लिए जो बिजनेस कार्ड होते हैं, सारी चीज़ बना के देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे पता है ये क्लाइंट हमारे साथ बार बार, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स देवी प्रसाद जी है, वो अपने इलेक्ट्रिकल शॉप और उससे बिजनेस के बारे में परेशान थे। और देवी प्रसाद जी कुछ बातें इससे पहले हमने आपको बताई थी, वो भी मुझे फॉर्चुनेटली आपके केस में सारी बातें याद है। तो जो फॉलोअप क्वेश्चन है मैं आपको डेफिनेटली डिटेल में आंसर देना चाहूँगी। इफ पॉसिबल लिख सकती हो देवी प्रसाद जी। अभी आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से आपके बारे में बात करते हैं, जो लेटर्स आपने मांगे थे। हमारे पास जो यूट्यूब का शो होता है उसमें एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी यूट्यूब में है कि लोग 1 बजे से सवाल देना शुरू कर देते, तो मैं सारे जवाब लिखकर आपको दे देती हूँ और पूरी बात डिटेल में समझाने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन ले लेती हूँ। फेसबुक में जैसे प्रोग्राम शुरू होता है उसके बाद सवाल आने शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रिपरेशन का पहले से टाइम नहीं मिलता है। और लाइव शो में जब ऑन साइड जब आपके साथ बात करते हुए सारे प्रिपरेशन होती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने जो बातें लिखी है लेटर्स के लिए वो थोड़ा सा लंबा सा प्रोजेक्ट है। तो देवी प्रसाद मैं आपको थोड़ा सा होल्ड करवाऊंगी, कुछ और क्वेश्चन लूँगी सेम टाइम दरमियान। मेरे साथ यहाँ पे लाइव शो की टीम है तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करती है। टाइम बहुत ही कम है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं आपके क्वेश्चंस को मैंने अपनी टीम को यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं उनको भी टेक्स्ट किया है, तो अभी आपको फटाफट से आपके सारे लेटेस्ट प्रोग्राम खत्म होने से पहले दे देंगे। कुछ और लोगों को देख लेते हैं। सुनीता जी हैं, उन्होंने सॉरी हस्बैंड इज टाइम चेंज कर दिया। सुनीता जी दोबारा यूट्यूब के साथ बात करनी पड़ेगी बिकॉज नाउ अगेन बैक टू जो भी आपने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का पूछा था, मैंने आपका ऑलरेडी क्वेश्चन ले लिया है, तो आई थिंक सो यू हैव टू वेट, क्योंकि दोबारा वो सारी बातों में जाना पड़ेगा, आपने फिर टाइम चेंज कर दिया। थैंक यू पल्लवी जी, वेरी क्वेश्चंस अबाउट द मीरा, ठीक है। Important as per your advice, my friend Meera Ganguly last week to change the bedroom. She is okay. That's not. शुक्रिया सुनीता जी, आपने जो भी सजेशन हमने मिस मीरा के लिए दिए थे आपके दोस्त के लिए वो आपने अप्लाई कर रही है मीरा गांगुली के लिए, सो विच इज़ गुड, अच्छी बात है। मैं आपको सिर्फ ओके गुड। सो मिस्टर साहू आपकी इंफॉर्मेशन रेडी है, आपको नंबर्स के बारे में जो आपने लेटर्स के बारे में पूछा था उसके बारे में आपको बता दें जो आपने पूछा था वो।
आप अपने काम के लिए जो इलेक्ट्रिकल स्टोर है उसके काम की जो शुरुआत है मिस्टर साहू, उसके लेटर्स आप अकेले हो अपनी कंपनी में, और कोई पार्टनर मिस्टर साहू आपके साथ नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति की नाम और डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप अपने काम की शुरुआत जो है वो V एज एन विक्टर एंड W एज एन विस्की, तो आप V से कंपनी बना सकते हो या W से कंपनी बना सकते हो इलेक्ट्रिकल स्टोर के बारे में। इट्स नॉट फॉर एवरी बिजनेस। V एज एन विक्टर एंड W एज एन विस्की से बना सकते हो जिसमें प्रॉपर्टी आपकी लीज हो या आप उस दुकान को ओन करते हो, दोनों कंडीशन में। कई बार जमीन हमारे नाम पे हो तो बात बदल जाती है, कई बार हम लीज करते हैं तो कंपनी के लेटर्स बदल जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर साहू अगर आपने वो दुकान लीज की है, रेंट की है, तो आप V एज एन विक्टर से शुरुआत कर सकते हो। जो पहला नाम होगा उसकी जो स्पेलिंग बनेगी वो 4 या 6 लेटर्स की होनी चाहिए। तो V से आपका नाम बनेगा और V से वो टोटली 4 होने के बाद स्पेस छोड़ के फिर आप पीछे लगाओ इलेक्ट्रिकल स्टोर या XYZ, जो भी चीज़ आपको लगानी है वो लगा सकते हो। लेकिन पहला नाम जो होगा वो 4 लेटर्स में बना हुआ होगा। दूसरा ऑप्शन अगर उतने में नहीं बनता है, दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं तो आप 6 शब्दों में बना सकते हो। W एज एन अगर आप विस्की पे जाते हो तो भी जैसे आप 4 लेटर्स या 6 लेटर्स में जा सकते हो। सो स्टार्टेड आप अपना बिजनेस के नाम की शुरुआत V एज एन विक्टर या W एज एन विस्की से कर सकते हो विद 4 and 6 लेटर्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल स्टोर के लिए देवी प्रसाद जी फिलहाल का टाइम है उसमें आपके लिए कुछ थोड़ा सा टाइम सूट नहीं करता है, तो उसके लिए आप अपने कलर्स कॉम्बिनेशन से कंपनी की शुरुआत कर सकते हो। तो आप कोशिश करो, जो आपने शायद हमें वेस्ट फेसिंग स्टोर में बताया था, तो आप अपनी कंपनी के जो लेटर्स है, जो कंपनी का नाम है, जो कंपनी का हेडिंग है, वो आप, मैं आपको कैसे, हाँ, आपने कोका कोला का रेड कलर देखा होगा, बैंक ऑफ अमेरिका के साइन में रेड कलर देखा होगा, कॉलगेट के लिए आपने रेड कलर देखा होगा। सो वो रेड ब्लड रेड नहीं है और बरगंडी भी नहीं है, इट्स कॉल्ड वेरी सॉफ्ट रेड। तो आप अपनी कंपनी का जो पहला नाम जो भी से लिखोगे या कंपनी का लोगो है वो आप सॉफ्ट रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, और सेकेंड कलर आप अपने लिए ब्लैक कलर डाल सकते हो। वट एवर द अदर इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज ब्लैक। सो ये कलर्स कॉम्बिनेशन आपको ये V के साथ और W के साथ ऐड करना है। जो सवाल आपने पूछे थे ये मल्टीपल बिजनेस के लिए। देवी प्रसाद जी, आपका डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि आपको बहुत तरह के बिजनेस के साथ लेन देन नहीं है। जहाँ पे ट्रेडिंग होता हो, जहाँ पे आप कुछ नहीं बना रहे हो, खाली किसी से ला रहे हो और इसको बेच रहे हो, इस तरह की सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपके लिए अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जाना ही मत। तो ये हर तरह के बिजनेस के लिए नहीं है। रियल एस्टेट के साथ भी आपकी लेन देन बहुत ही कम लेवल पे है। सो आपके जैसे डायरेक्शन चार्ट वाले लोगों के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज यू आर वेरी यूनिक चार्ट। तो बहुत सारी चीज़ों में बातें बदल जाती है। सो ये बात इलेक्ट्रिकल बिजनेस के साथ हमने आपको बताई है, उसके अलावा ये बात कहीं नहीं चलने वाली देवी प्रसाद जी। सो गुड लक। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमारा टाइम हो चुका है। हम आपके साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर और बातचीत करने वाले हैं हमारे इंस्टाग्राम के शो पे। इंस्टाग्राम पे शो पे हम आपके साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग के इनसाइड प्रॉपर्टी के बारे में, अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर की रचना के बारे में, बेडरूम, किचन और कुछ और इम्पोर्टेंट वास्तु प्रोस्पेक्ट के ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालने वाले हैं। आप हमारे साथ 5:30 से 6 बजे तक इंस्टाग्राम के शो पे डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि हमारे साथ जुड़िएगा, और हम आपके साथ इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कल आपके साथ बात करने वाले गेस्टेशन बिजनेस एंड वास्तु के बारे में, और वो हमारा यूट्यूब पे लाइव शो रहेगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार।